सकते हैं। बेसिक्स क्लास आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो दोस्तों, बेसिक्स अगर सही है, बेसिक्स अगर सही है ना, तो आगे कुछ भी किया जा सकता है। बेसिक्स यदि सही है तो आगे कुछ भी किया जा सकता है। हम ऊपर ऊपर का कितना भी इमारत बना लें, अगर फाउंडेशन हिला हुआ है तो इमारत टिकेगा क्या? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम ऊपर ऊपर का कितना भी इमारत बना लें और बेसिक्स गड़बड़ है, फाउंडेशन गड़बड़ है, तो इमारत कभी टिकेगा क्या? सवाल ही नहीं। एसजेसी में हमने हमेशा हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत किया है बेसिक्स को और मजबूत बनाने का स्टूडेंट्स में, और इसलिए स्टूडेंट्स एसजेसी को बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक पे काम किया जाता है। खाली ये नहीं कि बेसिक बोल के दे दिया जाता है। चाहे कोई टॉपिक हो तो हम उसका नामांकन से लेकर उसके अंदर घुसते हैं, तो वो टॉपिक को सीखने का मजा भी बहुत अलग आता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी को इंग्लिश पढ़ाना है तो अल्फ़ाबेट का नॉलेज तो होना चाहिए ना। ABCD तो उसको पता होगा तो ना वो वर्ड्स बना पाएगा, तो ना वो सेंटेंस बना पाएगा। इसी लॉजिक से ये बेसिक की क्लासेस हमने तैयार की है। नॉर्मली सच बताऊं तो फेस टू फेस क्लास जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फेस टू फेस क्लास का एक स्टार्ट डेट होता है, एंड डेट होता है। उसके अंदर अंदर उसको निपटाना पड़ता है, उसमें पूरा कोर्स भी पढ़ाना पड़ता है। तो हमारे सारे एसजीसी टीचर्स का एक कहना था कि सर, नॉर्मली हम लोगों को समय नहीं मिलता कि मन मुताबिक बेसिक पढ़ा पाएं, क्योंकि इतना टाइम फ्रेम का बाउंडेशन रहता है। बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं, अनाउंस टाइम उसी समय हो पाता है। उसके पहले अनाउंस क्यों नहीं कर देते सर? बैच क्यों नहीं कर पाते? बच्चे आते नहीं उस समय। तो बहुत लिमिटेशन रहता है बेसिक सिखाने में, चाह कर भी रुक जाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर टॉपिक जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हम लोग बेसिक को सिखाते रहते हैं, बट खुल के मन से नहीं सिखा पाते, समय का पाबंदी के कारण। ऑलराइट, तो ये जो सेशन हमने प्लान किया है, ये पूरा थीम का नाम है बिल्ड योर बेसिक्स। जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CA CMA CS वाले बच्चे करें। आज ये सब्जेक्ट जिसके लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हाल में आए, स्पेशली दिल्ली से, जो UPSC का एग्जाम दे रहे हैं और उनके सिलेबस में कॉस्ट है, FM है, ऑडिट है, टैक्स है, UPSC के एग्जाम के लिए। वो लोग भी हमारे YouTube चैनल के बहुत सारे क्लासेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पेड क्लासेस भी ली। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा मत सोचना कि यहाँ लिखा है CA CMA CS सेंटर तो सिर्फ वही वाले बच्चे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, और एनीवन विलिंग टू लर्न, एनीवन विलिंग टू लर्न। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट कोई भी सीखे, एनीवन हु हैज दिस सब्जेक्ट इन देयर एकेडमिक्स, हु हैज दिस सब्जेक्ट इन एकेडमिक्स। अगर आपके एकेडमिक्स में कहीं पर भी ये सब्जेक्ट आता है, जैसे अगर आप बीकॉम ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी तो कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे तरफ से कि आप हमसे थोड़ा सा बेसिक सीख के जाएं, एक नया नज़रिया सब्जेक्ट के प्रति लेके जाएं, और फिर आगे हमसे जुड़कर या कहीं पे भी जुड़कर अपनी इमारतें बनाते रहें। उद्देश्य सिर्फ यही है कि नींव अच्छी डल जानी चाहिए, कोई और मोटो नहीं है। अगर आप सुनेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बेसिक कई बार मोनोटोनस होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन ये जरूरी होता है। क्यों मोनोटोनस होता है? क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन बेसिक से नहीं आते। बेसिक से तो चैप्टर बन जाता है ना।
तो बहुत बच्चे जज करते हैं, ये आएगा क्या, ये आएगा क्या, ये आएगा क्या। ये आएगा का क्लास नहीं है दोस्त। आएगा तो उसमें से कुछ आएगा तो बता देंगे आपको, ये सब आता है एग्जाम में भी, लेकिन ये आएगा का क्लास नहीं है। ये क्लास जो होने वाली है, ये क्लास का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि मजबूत बनना है हमें नींव से। तो सब्जेक्ट का जो मजा आएगा, जो रस आएगा, जो आनंद आएगा, कि कोई अंधाधुंध भी आधी रात को भी सब्जेक्ट के बारे में पूछे ना तो दिमाग में कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देख के बताना पड़ेगा, राइट। यही हमारा उद्देश्य है। कृपया मैसेज अननेसेसरीली ना करें। मैं आपको एक एक करके सब चीज़ पूछूंगा, बताऊंगा, तभी आप अब एसएमएस करें, या एसएमएस बोल रहा हूँ, या टेक्स्ट में टाइप करें। अननेसेसरी मैसेज करने से डिस्ट्रैक्शन दूसरों का बढ़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनका समय बर्बाद होगा। अननेसेसरी मैसेज ना करें, जेन्युइन क्वेरी ही प्लीज़ पोस्ट करें, ठीक है। तो जो जो मुझे लगा कि बेसिक लेवल पे मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए, वो सब मैंने इस नोट्स में डाला है। अगर सीए, सीएमए, सीएस एग्जाम की बात करूं कि मेरे, अगर आप इस नोट्स को पढ़ के चल जाएंगे, ठीक है, तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 मार्क के बीच में आएगा, कम से कम। हाईएस्ट में 20, मिनिमम में 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20, अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हैं। बट मेरा उद्देश्य एग्जाम नहीं, मेरा उद्देश्य है एकदम गढ़ाई कर देना, ऐसा दिमाग में इम्प्लांट कर देना कि सब्जेक्ट चाह कर भी भूल ना पाओ, ठीक है। जैसे आपसे आपका कभी कोई नाम पूछे तो आप क्या बोलते हो, अरे ये तो रिवाइज नहीं किया। आपसे कोई आपका पता पूछे तो क्या बोलते हो, अरे रिवाइज नहीं किया। ऐसा होता है क्या? आपसे जब आपका ये सब बेसिक डिटेल जब पूछा जाता है तो क्या आधी रात को भी नहीं बता पाते क्या? क्या रिवीजन का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं होता है ना। बस वैसा ही है ये पढ़ाई का भी बेसिक्स, कि अगर कोई आपसे पूछे तो देखो, टेक्निकल जार्गन क्या है वो बाद में समझ लेंगे, बट मतलब तुरंत बताना आना चाहिए। मतलब इसका माने ये होता है, हम अभी बता देंगे। वो शब्दावली पर, वो वर्डिंग्स पर हम लोग और एक लेवल मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, बट उद्देश्य है कि मतलब तुरंत पता होना चाहिए। ये नहीं कि रिवाइज करके बताएंगे, ये नहीं कि देख के बताएंगे, ये नहीं कि याद नहीं है। तुरंत बताने का क्षमता आना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब उसको एकदम सिंपल भाषा में, जिसको बोलते हैं पाती भाषा में, अगर आपने सुना है। ठीक है जी। काफ़ी समय लिया आपका, काफ़ी समय लिया मैंने आपका। लेट अस प्रोसीड, लेट अस प्रोसीड। बेसिक की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। उसमें मेरा भी चेहरा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा जब समय मिले। कुछ गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर अब जो भी क्लासेस होती हैं, हम लोग जो स्टूडेंट्स को देते हैं, वो क्लासेस अब जो भी स्टूडेंट लेते हैं उनको मोबाइल में भी चलाने का मौका मिलता है और लैपटॉप में भी चलाने का मौका मिलता है, बट एनी वन एट ए टाइम। मतलब अब जो ज़माने का ज़रूरत है वो ये है कि बच्चे कहीं से भी क्लास तो कर लें, इसलिए मोबाइल और लैपटॉप दोनों में चलाने की सुविधा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सीए इंटर का ऑल सब्जेक्ट्स का क्लासेस बेस्ट ऑफ टीचर्स के थ्रू अवेलेबल है, और सीएमए इंटर में सिर्फ लॉ छोड़कर 700 मार्क अंडर वन रूफ अभी अवेलेबल है। वन रूफ का ऑब्जेक्टिव ये होता है दोस्तों कि सब एक ही जगह से रहने से आपका भी परेशानी कम रहता है। कभी कोई सपोर्ट चाहिए, कभी कोई क्वेरी सॉल्व करना है, तो पता है कि एक ही जगह जाना है, वहीं से सब काम हो जाना है। ठीक है सर, आप जब पढ़ाएंगे तो हम लोग को कुछ लिखना भी है क्या? लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो पेंसिल लेकर थोड़ा थोड़ा साइड में लिख सकते हो, अगर प्रिंट आउट है तो। सर प्रिंट आउट तो पहले से नहीं था, अभी आज ही खाली डाउनलोड कर रहे हैं अभी आपके कहने पर। तो अभी क्या करें, तो एक कॉपी बना के थोड़ा सा कुछ कर लो, और क्या करेंगे।
एक कॉपी सामने में रख लो, कुछ हल्का फुल्का नोट्स हाथ में रखते चलो, और यही बोलूँगा, हल्का फुल्का नोट्स हाथ में लेते चलो और कुछ नहीं है। नहीं तो यहीं पे ध्यान से देखते रहो तो भी काम हो जाएगा। सुनने का काम है ज़्यादातर। ऑलराइट, यस आई विल मिक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, डोंट वरी मिस सुबहाना, यस डोंट वरी, आई विल मिक्स everything, I'll mix because concepts cannot be taught completely in हिंदी। देखो, सबसे पहले सवाल उठता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, वाई। इस वाई को पढ़ाने के लिए मैं बहुत बार अपने बैचेस में, देखिए समय उपरांत समय की कटौती में आदमी बहुत कुछ करता है, ये बात आपको थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। लेकिन जब जब समय मिलता है ना, तो प्रेम से बेसिक जब पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चों को जनरली ऐसा एक आँख देते हैं, आँख, ये आँख बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। देख रहे हैं ये क्या है, एक आँख है, आँख। ये आँख मैंने जो आपको दिया है ना, ये आँख एक ही आँख है, ऐसा दो आँख नहीं है, इट्स जस्ट वन आई। और नहीं, ये बिग बॉस का आईज नहीं है, बिग बॉस नहीं है। कॉस्ट काउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चाहिए ना, कोई चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए ये आँख। सर ये आँख क्या है, सर ये आँख क्या है। सत्या पांडे कह रहे पीडीएफ डाउनलोड हो नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए क्लास के बाद एक बार मैं देख लूँगा क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। मैंने तो आपको करके दिखा दिया पूरा डाउनलोड। यहाँ पे तो था, पूरा प्रोसेस तो दिखा दिया वीडियो का स्टार्टिंग में। दोस्तों ये आँख क्या है, these eyes are eyes of a company। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक्स यदि पढ़ना है हमें, तो बेसिक क्या होता है वो तो समझेंगे, लेकिन बेसिक पढ़ने का एक साधन चाहिए, और वो साधन है, एक औजार है, वो है ये आँख। अगर नज़र है ना, नज़र, आँख माने नज़र, ये नज़र है तो ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। किसका नज़र चाहिए, कंपनी के एंगल से, कंपनी का नज़र चाहिए, तो ना इसके एंगल से देखो माने उसका नज़र से देखो। सर कंपनी के कहाँ आँख होता है, होता नहीं है, लेकिन कंपनी का मालिक के तो आँख होता है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट के तो आँख होता है, उस तरफ जाके देखना पड़ेगा। आज तक आप क्या है, कस्टमर रहे, कस्टमर, हर जगह गए सामान खरीदे। जैसे आप एसजीसी के भी क्या है, स्टूडेंट है मतलब कस्टमर है, तो आपने क्या किया, हमारे से सामान खरीदा, तो आपका आंख जो था कस्टमर का था। कस्टमर के आंख से देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर सब्जेक्ट समझना है तो कंपनी के आंख से आके देखोगे तो समझ में आएगा। आपको ऐसे सोचना होगा कि अगर एसजीसी सतीश सर चलाते हैं तो सतीश सर कैसे चीजों को देखते हैं, तो ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। अगर मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चलाते हैं तो वो कैसे अपनी कंपनी के अंदर देखते हैं, किस नज़र से सब चीज़ को देखते हैं। अगर आपके घर में कोई बिजनेस है, आपके पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, कोई भी अगर कोई बिजनेस में है,
तो आप उनको ध्यान करिए और ये सोचिए कि वो जिस नज़र से अपने बिजनेस को देखते हैं या अपने बिजनेस की आंखों से सबको जब देखते हैं तो आपको कॉस्टिंग समझ में आएगा। अगर वो नज़रिया नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको ये पढ़ने का साधन बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपने जूते चप्पल उतार के उनके जूते चप्पल में घुसना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू द शूज ऑफ अ बिजनेसमैन, यू हैव टू हैव एन आईज ऑफ अ बिजनेसमैन, you have to understand how a company is seeing the things, then you will start seeing costing, आपको कॉस्टिंग दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे आप समझिए हमारे यहां पर कुछ 50 किताब पड़ी हुई हैं साइड में, 50 किताबें, जिस इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं 50 किताब साइड में पड़ी हुई है। हमारे जितने स्टाफ है उनको दिखता है किताब पड़ी हुई है, स्टूडेंट आता दिखता है स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ, उसको स्टडी मटेरियल लगता है, उसको किताब नहीं लगता है। ठीक है, उसको लगता है स्टडी मटेरियल है, बट वो देखेगा कि एडिशन कौन सा है, नया है, पुराना है, मेरे काम का है, नहीं है, मेरे एग्जाम कौन सा एग्जाम के लिए काम आएगा, वो आपका नजर होगा कौन सा एग्जाम टर्म में काम आएगा, आप बस वहां तक सोचोगे। स्टाफ क्या सोचेगा, बस किताब है, पढ़ा है। हम क्या सोचते हैं पता है, मैं अगर अपना नजर से सोचूं, हम सोचते यार एक एक किताब छपाए थे तो 250 रुपए का, 50 किताब है तो 250 इंटू 50, 12,500 रुपया पड़ा हुआ है। ये देखो बन गया ना कॉस्ट। नजर को बदलना पड़ेगा, फ्लिप हो जाइए। एज अ स्टूडेंट मत सोचिए, एज अ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय भी मत सोचिए, एम्प्लॉयर सोचिए, ओनर के तरह सोचिए। वो चीज क्या है उसके ऊपर जब सोचोगे ना, स्टाफ को कोई सामान उतारना तो किताब पे बेटा चढ़ गया, वैसे सामान उतारना है, किताब पैर, जूता खोला, पैर रख के चढ़ गया। आत्मा नहीं है। एक बच्चा अगर देखेगा ना उस किताब को, उसका गिर जाएगा ना 10 बार तो उसको ऐसे 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 करे, उसमें उसको सरस्वती मां दिखती है। स्टाफ को क्या दिखता है, खाली एक सामान दिखता है। हम लोगों को क्या दिखता है, 12,500 रुपया दिखता है। ठीक है, देखो नजरिया का फर्क है दोस्त, ये नजरिया डेवलप करो, एक दिन में नहीं आएगा। चीजों को उस तरफ से घूम के देखोगे ना तो समझ में आएगा, उस तरफ से घूम के जब देखोगे तो समझ में आएगा। उस तरफ से घूम के जब देखते हैं ना तो एक जोक याद आता है, आप बोलेंगे तो सुनाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। खादर शरीफ पूछ रहे हैं, मैं ग्रुप 1 CMA इंटर जून 21 में दूंगा, वांट माई बेसिक्स टू बी स्ट्रॉन्ग एज यू वांट द बेसिक्स टू बी। क्या बात है, सैल्यूट। CA इंटर में डायरेक्ट एंट्री करे हैं उनके लिए कुछ पढ़िए, बैठ के डायरेक्ट एंट्री है तो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े। बोल रहा सुनाइए सर, लेकिन 2-3 जन के बोलने से अपन नहीं सुना पाते भाई साहब। महफिल ही नहीं है तो जो बोलेंगे तो क्या अकेले बोलेंगे, अकेले हंसेंगे क्या। छोड़िए, चलिए, आपका जोक का मन नहीं है, आपका पढ़ाई का मन है तो पढ़ाई चलाइए, है कि नहीं है। हम ये कह रहे थे कि नजरिया बदलोगे तो सब्जेक्ट समझ में आएगा। एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है दोस्त, उसको सुनो। एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है
उसको सुनो, ठीक है। देखो बिल्कुल आप एकदम बेदिल खोल के चैटिंग करो, वैसा कोई लोड मत लो कि आप बहुत सीरियस होके मतलब समझ गए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई लोड मत लो, ऐसा सोचो जैसे क्लास में हो तब जब जोक की बात होती है ना, अगर ये फेस टू फेस लाता तो पूरा क्लास झूम उठा, ओ जोक, ये बजाओ 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 बजाओ, सुना 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 सुना। पूरा वैसे ही मजा लेना पड़ेगा आपको, ये नया रियलिटी का मजा लेना ही पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। तो जोक ये था, चलो बच्चा लोग बोल रहा है तो सुनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मन नहीं था। रविंद्र चैटर्जी बोल रहे जल्दी जल्दी शुरू कर दीजिए। तो जोक ये था जी, देखिए एक दारू पीने वाला आदमी था, उसको दारू पीना इतना पसंद था कि वो सोचता था जिंदगी में जो चीज है वो दारू ही है। मतलब जैसे नजरिया बोल रहे थे ना, नजरिया नजरिया बोल रहे थे ना, उसी का बात कर रहे हैं। अब मैं बोला ना, मेरे को किताब दिखता है, मेरे को लगता है कितना खर्चा लग रहा है। इधर मान लो कोई हमारा कोई स्टेशनरी इधर उधर हो जाता है, लग देख पैसा कितना लग गया। नजरिया में कॉस्ट कॉस्ट घूमता है हमारे, ठीक है, कीमत घूमता है चीजों का। लेकिन वो दारू पीने वाला आदमी का नजरिया क्या है, हर चीज में दारू, ठीक है। तो दारू मने वो आटा को भी दारू ही समझ रहा है, तो दाल को भी दारू ही समझ रहा है, तो पानी को भी दारू ही समझ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये पियक्कड़ साहब बैठे बैठे क्या करे, खाली दारू पिए। एक दिन इसकी बीवी गुरमा गई और इसको बोली कुछ करते नहीं हो, खाली दारू पीते हो, जाओ मुझे पूजा करना है, 2 रुपए का गुड़ लेकर आओ। ये एक बड़ा गजब दुनिया का दस्तूर देखिए, भारत देश का वैरायटी, कि पियक्कड़ जिनका पति होता है उनकी वाइफ जनरली भगवान में बहुत मान्यता रखती है। चलो ठीक है, वाइफ ने बोला कि जाओ जाके कुछ काम धाम करते नहीं, 2 रुपए का गुड़ लेके आओ, मेरे को पूजा करनी है। तो ये पियक्कड़ साहब उठे, हाँ क्या, जाओ 2 रुपए का गुड़ लेकर आओ। हाँ कितना बोतल, सब्जी में दारू समझ में आता है ना, कितना बोतल, अरे बोतल नहीं, 2 रुपए का गुड़ लेकर आओ। अच्छा 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 अच्छा, रुपया दो, 2 रुपए लिए, फिर जाने लगे तो फिर बोले अरे बोतल तो दो, लाएंगे किस में। अरे 2 रुपए का गुड़ के लिए बोतल नहीं लगता, बस दुकानदार को जाके बोलो। अच्छा 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 अच्छा, गए दुकानदार के पास, हिलते डुलते पहुंच गए। दारू पिया हुआ आदमी सीधा खड़ा नहीं रह पाए, वही हिलते डुलते बोला अरे भाई 2 बोतल गुड़ देना। तो दुकानदार समझ नहीं पाए क्या चक्कर है, तो क्या बोलना चाह रहे हो। बोला अरे मेरी जो मिसेज है ना वो पूजा करेगी, 2 बोतल गुड़ दो। तो बोतल का गुड़ मांग रहा है, क्या बोल रहे, गुड़ थोड़ी बोतल में आता है। बोले तो जो आता दो ना भाई। बोले देखो ऐसे नहीं होता है, तुमको बोलना है 2 रुपए का गुड़ दो, गुड़ बोतल में नहीं आता है, तुमको बोलना होगा 2 रुपए का गुड़ दो। दुकानदार उसको सिखा रहा है, बोला हाँ हाँ 2 रुपए का बोतल वाला गुड़ दो। अरे भाई ऐसे नहीं बोलते हैं। बोले तो कैसे बोलते हैं। बोले तुम एक काम करो, तुम मेरा अंदर आओ, मेरे अंदर आके दुकान में बैठो, मेरे को 2 रुपया दो, मैं समझाता हूं कि कैसे बोलते हैं। तुम अभी दुकानदार बन जाओ, मैं अभी कस्टमर बनता हूं, समझो मैं आया और मैं तुमसे गुड़ खरीदना चाहता हूं, देखो कैसे बोलते हैं। दुकानदार समझा रहा है, हिलते हिलते बोले ठीक है। वो अंदर जाके बैठ गया, दुकानदार बाहर आया 2 रुपया लेके, देखो ऐसे बोलते हैं। अरे भाई 2 रुपए का गुड़ दो।
तो आप जो पियक्कड़ था वो अंदर दुकानदार बन गया था, वो उसको क्या बोलता है, अच्छा बोतल लाए हो, समझे? मतलब उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि दुनिया में जो चीजें दारू ही है, उसको जो है सब दारू ही समझ में आता है, जितना सिखा लीजिए सीख नहीं पाता है। ठीक है, उसी तरह से एक बिजनेसमैन जब कॉस्टिंग कर रहा है तो कॉस्टिंग करते करते उसका दिमाग में हर चीज में कॉस्ट घुस जाता है। इन जनरल एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो अपना बिजनेस चलाते चलाते उसका माथा में हर चीज में कॉस्ट घुसने लग जाता है। तो ये फंडामेंटल है जी, आपको समझना है कि बेसिकली इट्स एवरीथिंग हाउ यू सी, राइट? चलो जिसको जोक समझ में आ गया वो हंस लीजिएगा, थोड़ा सा इमोटिकॉन हंसने वाला डाल दीजिएगा, और जिसको नहीं समझ में आया भोलेनाथ जी की जय। ऑलराइट, बात यही है, मैं समझाना चाह रहा हूं, नजर का बात है। एक बिजनेस कैसे होता है, ये बिजनेस कैसे होता है, हाउ बिजनेस इज डन। बिजनेस करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग एज अ बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर उस प्रोडक्ट को कहीं से खरीद के ला के बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, या फिर न हम प्रोडक्ट बेचेंगे न हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देंगे, इंस्टेड हम सर्विस कुछ दे देंगे, कस्टमर जो आएगा उसके लिए कुछ अपने तरफ से समय देकर या हमारा आदमी भेज के उनका काम करवा देंगे, सर्विस दे देंगे। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, स्कूलों में आपको सर्विस दी जाती है, करेक्ट? कुछ जैसे अब स्पेंसर होता है, बिग बाजार होता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो कोई से खरीद के लाके आपको सामान दे रहे हैं, राइट? इसी तरीके से कुछ कंपनी है, जैसे मान लीजिए आपका एशियन पेंट्स है, पेंट बना के हम लोग को दे रहा है। तो बिजनेस क्या तो ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का है या तो सर्विस का है। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बिजनेस में जब भी हम कोई चीज का काम खोलते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो हमें अब पता होना चाहिए ना हम क्या क्या चीज बेचेंगे, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। कस्टमर तक पहुंचाएंगे, देखिए हमारे पास ये चीज का अवेलेबिलिटी है, आप हमारे पास भी आइए, अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। तो कस्टमर क्या करता है, वो प्रोडक्ट का सैंपल देखता है, कैटलॉग देखता है, और अगर उसको समझ में आता है तो तुरंत उसका प्राइस पूछ लेता है। ये एक समस्या दिख, अगर जैसे ही वो कस्टमर आता है, जैसे ही वो कस्टमर आता है, जैसे ही वो कस्टमर आता है, वो पहले ही पूछता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर आता है तो क्या पूछता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ प्राइस मीन्स the amount that he will pay to us to buy that goods, the amount that he will pay to us to buy that goods or to avail that service, अगेंस्ट विच हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमें वो जो कमिटमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा, करेक्ट? अब ये प्राइस क्या होता है? प्राइस इज बेसिकली द अमाउंट दैट कस्टमर विल पे, मीन्स आई विल गेट। In that price there are two components, one is cost, another is profit. Another is profit and one is cost. All right. Cost क्या होता है कि एक बिजनेसमैन खर्च करता है अपने तरफ से, क्या तो प्रोडक्ट को खरीद के लाने में, या फिर वो सर्विस देगा तो वो सर्विस देने के लिए जो आदमी रखा हुआ उनको पे करेगा, या फिर अगर बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा लगा वो लगेगा। कॉस्ट मीन्स जो चीज आप कस्टमर को दे रहे हो उसको देने का कुछ खर्चा है जो हमारे पॉकेट से जाएगा। प्रॉफिट मीन्स हमारे मेहनत का रिवॉर्ड। प्रॉफिट इज व्हाट, हमारे मेहनत का रिवॉर्ड, ठीक है? अगर मेरा, आप मान लीजिए
आप कस्टमर हो, आपका काम करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए मेरा चला के कुछ खर्च लग रहा है, वो खर्च अगर आप मुझे दोगे, ठीक है, तो मैं फिर वो काम करने के काबिल रहूंगा। नहीं तो मेरे पास भी तो पूंजी लिमिटेड है ना, मेरे पास भी तो पूंजी लिमिटेड है। अगर आप उस खर्च को मुझे नहीं दोगे तो मैं एक बार आपको दे सकता हूं, 2 बार दे सकता हूं, उसके बाद तो नहीं दे सकता, पूंजी तो लिमिटेड है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे एक्स्ट्रा दोगे, रिवॉर्ड दोगे, जिसको मैं प्रॉफिट बोलता हूं। मैं अपने मेहनत के हिसाब से समय जो दिया उस चीज को बनाने का, मैनेज करने का, उसका एक रिवॉर्ड अपने से सोच लेता हूं। अब आप कभी होता हो ना, बार्गेन करते हो, एज अ कस्टमर आप बार्गेन करते हो, तो बार्गेन करो तो मेरा प्रॉफिट ही खाली कम हो सकता है, मतलब मेरा रिवॉर्ड को मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, चलो मेरा मेहनत का रिवॉर्ड कम मिला, लेकिन मेरा कॉस्ट से कम जाएगा तो मैं तो नहीं सह सकूंगा ना, क्योंकि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों कैसे चलेगा। तो कस्टमर गिव्स अस सम रिवॉर्ड टू मोटिवेट अस कि तुम ये कर रहे हो, अच्छा करो, करते रहो, बट कस्टमर को कॉस्ट तो अदा करना पड़ेगा ना। तो कस्टमर जो होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो बोलता है ठीक है मैं समझता हूं, इसलिए आई वॉन्ट टू गिव यू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तुम्हारा कॉस्ट क्या लगा वो बोलो, प्लस तुम्हारा रिवॉर्ड क्या वो बोलो। देखो अब उतना ब्रेकअप तो कस्टमर के सामने खुल के नहीं करते ना। एज अ बिजनेसमैन मैं थोड़ी ना उसको बोलूंगा कि इसमें मेरा 20 रुपया कॉस्ट है, 5 रुपया प्रॉफिट है, 25 रुपया इसलिए आपको बोले, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो बोलने से कस्टमर है ना फिर प्रॉफिट देना ही नहीं चाहता है। कस्टमर बोलेगा 20 रुपये लो ना, फिर 5 एक्स्ट्रा क्यों मांगते हो। भी जमाना ऐसा ही है। और कस्टमर की भी फिर मजबूरियां हो सकती है, वो बोलेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, फिर ये प्रॉफिट डिस्क्लोज हो जाएगा तो आप भी बोलोगे अपन भी ये धंधा करेंगे। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट को अलग नहीं बताता, एक ही कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट बताता है। जो प्राइस 25 बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं 24 लगाओ, तो 1 रुपया कम करके आपसे रिलेशन बना, व्यवहार अच्छा लगा तो आपको दे देंगे। यही तो होता है। तो 1 रुपया कहां से गया, मेरा रिवॉर्ड कम हो गया, मेरा कॉस्ट से नीचे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा ना भाई। तो रिवॉर्ड निकालने का फॉर्मूला अलग है, पैटर्न अलग है। रिवॉर्ड हम कैसे सोचते हैं उसका पैटर्न अलग है, ठीक है, उस पर अभी मत जाइए। रिवॉर्ड निकालने का पैटर्न अलग है, बट कॉस्ट निकालने का हमने स्टडी किया सालों से कि हर कंपनी में पैटर्न सेम है। अगर वो पैटर्न को आप एज ए स्टूडेंट स्टडी कर लेंगे तो किसी भी कंपनी में आप जाके उनका कॉस्ट निकालने में उनका मदद कर देंगे। तो रिवॉर्ड निकालने का सच कोई झमेला नहीं है, प्रॉफिट निकालने का सच कोई झमेला नहीं है। तो रिवॉर्ड निकल के प्राइस निकल जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है मार्केट में कि प्राइस हम लोग देखते हैं कि अगर मैं एक नया बिजनेसमैन आया हूं तो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस चल रहा है हर चीज का, सबको पता है, कस्टमर को मालूम है किसके जगह पे क्या दाम पे मिलता है। पुराने लोग बहुत सोच सोच के अपना कॉस्ट पे रिवॉर्ड सोच सोच के, ट्रायल एंड एरर बेसिस से भी होता है बहुत बार कि एक बार इतना मार्जिन लेके देखो कस्टमर देने रेडी है कि नहीं, उसको तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कर करके बहुत लोगों ने अपना एक प्राइस सेट कर लिया। तो मैं भी बहुत बार आता हूँ नया चीज लेके मार्केट में, मतलब नया बिजनेस खोल के मार्केट में आता हूँ, तो जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस कस्टमर से मांगने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो बच गया, प्राइस माइनस कॉस्ट इज माई रिवॉर्ड। समटाइम्स रिवॉर्ड इज अ पैसिव फिगर। पैसिव फिगर मीन्स वट एवर इज लेफ्ट इन हैंड इज द प्रॉफिट, ऐसा भी हो सकता है। और समटाइम्स आई कैन क्लेम माई ओन रिवॉर्ड, नहीं मेरा कॉस्ट इतना तो मेरे को इतना रिवॉर्ड चाहिए तभी मैं इतना पे दूंगा कस्टमर को। अगर दूसरा जगह कुछ अलग दाम पे मिलता है तो मिले। कोई लोग अपना रिवॉर्ड भी अपना वैल्यू खुद लगाते हैं, अपना कीमत खुद लगाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलो मेरे यहाँ पे अभी खाली बैठे हो, अगर एग्जाम हो गया है या एग्जाम आया नहीं है तो मेरे यहाँ ऑफिस में काम करोगे, 1 महीना का कितना तनख्वाह लोगे। तो आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सोचोगे तो कि सर 1000 रुपया मिले, 5000 मिले, 10,000 मिले। तो हर इंसान अपना एक मेहनत का रिवॉर्ड सोचता है ना। तो बाजार में क्या चल रहा है, क्या तो आप वही बोल दीजिए जो बाजार में चल रहा है वो,
या फिर आप अपना मेहनत के हिसाब से, अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक बोलिए। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन भी अपना प्रोडक्ट पे अपना एक रिवॉर्ड सोचता है जिसको प्रॉफिट बोलता है, और वो प्रॉफिट फिर कोट कर देता है, मतलब प्राइस में इंक्लूड करके बोल देता है। कस्टमर को जमता है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा नेगोशिएट करता है। बट पॉइंट क्या है ना, देखो, रिवॉर्ड इज नॉट ए बिग डील। रिवॉर्ड के लिए कोई सब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट बन गया वो उस चीज का बनता है जिसका ज्यादा जरूरत है, जो सबके लिए कॉमन भी है, और जिससे और भविष्य में हम और आगे बढ़ सकते हैं। वो है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। ये हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट एक पैटर्न से किया जाए तो कंपनी सालों साल अपने आप को चला पाती। प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट बहुत बार लोगों को पता नहीं होता। जो बिजनेस करते हैं ना, उनको पता नहीं होता रियल कॉस्ट क्या है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरा ये कॉस्ट है और उसके हिसाब से प्राइस डाल के बेच देते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रहता उसको बिजनेस में, फिर भयानक लॉस कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, देखो, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं। मेरा उद्देश्य आपके साथ यही है कि आप सब्जेक्ट की गहराई में उतर के सब्जेक्ट को समझें। सोचो कि आपका जूस का फैक्ट्री है, ठीक है। जूस का फैक्ट्री को छोड़ दीजिए, सोचिए घर में, आपका घर ही एक फैक्ट्री है। किचन है ना घर में, तो वो अपने आप में एक फैक्ट्री है। तो आपका घर में आपको संतरे लाने हैं जूस बनाने के लिए, तो आप बाजार में गए, ठीक है। जाने के लिए 20 रुपये रिक्शा भाड़ा लगा। वहां से 10 किलो संतरा, या फिर समझ लीजिए 10 दर्जन संतरा, जैसा भी आपको मिलता है, आप खरीद लिए और लेके आए। तो फिर आपका रिक्शा भाड़ा लग गया 50 रुपये, जाने का 20, आने का 50। और वहां पे फल वाले को 100 रुपया दिया 10 दर्जन लेने का, या फिर 10 केजी लेने का। तो घर पे आके आपसे पूछा गया, बोलो कितना में आया, बोलेंगे 100 रुपया में आया। आप बोलेंगे क्या 100 रुपया में आया? सोचो अब आपका वो घर ही जूस फैक्ट्री है जो जूस बेचता है, आप 100 रुपया में संतरा लेकर आए, जाने आने का 70 रुपया भाड़ा लगा, तो उसको बोले नहीं आप, ठीक है। 100 रुपया खाली बोले क्योंकि वही फल वाला को दिया था, तो 100 रुपया में लाए। तो घर में जो आदमी था जो जूस निकाला, वो मान लीजिए जूस का कोई दुकान लगा रखा था, वो जाके उससे जितना जूस निकला उसको 110 रुपया में बेच दिया। बोला 10 रुपया कमाया ना, देखो मेहनत का 10 रुपया मिल गया और 100 रुपया का संतरा का दाम। तो खुद सोचो आप, ये शाबाशी हुई कि बेवकूफी हो गई? आपने तो बताया ना 100 रुपए का संतरा है, तो 100 रुपए का संतरा के हिसाब से 110 में जूस बेच दिया, 10 रुपया बचा लिया वो तो। बट मूर्ख आदमी, जाने का 20 लगा, आने का 50 लगा, वो भी तो कॉस्ट है। अच्छा, ये तो पहले बताया नहीं, इसलिए तो ये सब्जेक्ट है। इसलिए तो ये सब्जेक्ट है कि देयर हैज टू बी सिस्टमैटिक अप्रोच टू कैलकुलेट योर कॉस्ट, अदरवाइज ऐसा कुछ ना कुछ चीज छूटता रहेगा। अभी तो हम बहुत सारा चीज का नाम भी नहीं लिए, अभी तो हम बहुत सारा ऐसा खर्चा का नाम भी नहीं लिए जो शायद उस जूस बनाने के चक्कर में लगा होगा। अगर कॉस्ट ठीक से नहीं करोगे तो जो रिवॉर्ड आप पा रहे हो वो रिवॉर्ड नहीं होगा, वो आपका भ्रम होगा। भ्रम को तोड़ना है, रिवॉर्ड लाना है, रिवॉर्ड, असली रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड रहेगा तो ही आपका बिजनेस का चक्का चलता रहेगा, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रहा है? ये ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले तो आपको बोल रहा है कि आप कस्टमर एंगल से उठ के ना वही दुकान वाला के पास जाके उसका नजर से चीजों को देखो। दूसरा बोल रहा है एक सिस्टमैटिक अप्रोच समझो, ऐसा अंधाधुंध बिजनेस मत करो। पट्टी लगा के, दुकानदार का आंख खुला होना चाहिए, पट्टी लगा के धंधा करोगे तो धंधा बंद हो जाएगा। तो क्या कॉस्ट करने का तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका, उसको फॉलो करो, वरना पता चलेगा कि भ्रम कमा रहे हो, प्रॉफिट नहीं। भ्रम आ रहा है सिर्फ कि मैं कमा रहा हूं, बट एक्चुअली प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करने से, ढंग बोलने से वर्ड अकाउंटिंग आता है। और एक होता है बस कॉस्ट ऐड कर करके कॉस्ट निकाल रहे, तो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्टिंग मतलब बस कॉस्ट को निकाल रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब सिस्टमैटिक तरीका से कर रहे हैं।
जिससे कि आप जान पाए कि मेरा कॉस्ट कहाँ कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है, पहले तो यही जाने। फिर क्या होता है, देखो दुनिया का नियम क्या है ना, कि आप जब कमाओगे ना किसी कारण से, तो दूसरा लोग भी वो कमाई का रास्ता खोजेगा और आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। वो वही कस्टमर को तोड़ेगा जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, उसी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा एट लोअर प्राइस। देखते होंगे मोदी खाना खुलता है एक तो बगल में एक और खुल जाता है, जूस वाला एक खोलता है उसके बगल में एक और खुल जाता है। कुछ नहीं कर सकते, एक ही जगह दो दो खुल जाते, तीन तीन खुल जाते हैं। बहुत बार होता है ना, बुक स्टोर एक खुला उसके बगल में बुक स्टोर बुक स्टोर बुक स्टोर बुक स्टोर खुल जाता है। इसका अपना एडवांटेज भी है कि बहुत लोग फिर आने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है उस एरिया में, बट कस्टमर तो टूटता है ना, फिर कंपटीशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस बहुत बार हाथ में नहीं रहता, रिवॉर्ड बहुत बार हाथ में नहीं रहता, बट कॉस्ट कितना इनकर करना है, अगर हम उस पर थोड़ा सा समझदारी दिखा दें तो उसमें भी कॉस्ट को रोक रोक कर, अननेसेसरी कॉस्ट इनकर नहीं कर कर हम लोग पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, कल मैं एक जगह चाय पीने गया सॉल्ट लेक में, ठीक है, तो भांड कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ भांड में चाय दिया, तो एक सिप मारा, फिर मुझे दिखा कि कुल्हड़ में क्रैक है, चाय डाल दिया था उसमें। मैं बोला भैया देखो इसमें तो क्रैक है, ये तो पूरा गिरे जा रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर दो। स्टाफ का बुद्धि सोचिए, चेंज कर दो, तो उसको इतना वो लगा कि सर कुल्हड़ क्रैक हम दे दिया आपको, उसको दुख हो गया। चेंज कर दो मतलब वो पूरा कुल्हड़ ही फेंक दिया और नया चाय लाके दे दिया, नया चाय लाके दे दिया, कुल्हड़ को पूरा चाय सहित फेंक दिया। हम तो बोले भैया खाली कुल्हड़ चेंज करो, कस्टमर उसमें ही खुश था, बट आदमी का बुद्धि देखो, लेके पूरा चाय फेंक दिया और नया चाय बना के दे दिया। पैसा एक ही का लिया, चाय तो दो दे दिया। जिसको कॉस्ट मालूम होता ना, ये प्रॉब्लम है एम्प्लॉय का। मैं बोला ना, एम्प्लॉय के लिए वो चाय है, और वही दुकान का मालिक वहां बैठा होता ना, वो उसको छोड़ता नहीं, उसको कॉस्ट समझ में आता। कॉस्ट अपने हाथ में बेटा, प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि कस्टमर कब किधर चल जाए, कस्टमर का पॉकेट मेरे कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर ज्यादा देना ही नहीं चाह रहा है, कस्टमर के पास ऑप्शंस भी है, बट कॉस्ट तो मेरे हाथ में कि मैं कितना इनकर करूंगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना जरूरी है, जिससे कि हमें पता चलते रहे मेरा खर्चा क्या लग रहा है, और जिससे कि हम कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर ले पाए, ध्यान रहे कि अरे कहां पे ज्यादा लग रहा है। कॉस्ट को रोकना पड़ेगा ना अननेसेसरी। मैं तो एक कुल्हड़ फूटा हुआ आया तो मैं तो उसका डबल रुपया नहीं दूंगा ना, दो चाय मेरे को पिला दिया या एक फेंक दिया एक मेरे को दिया, उसका रुपया मैं तो एक ही दूंगा, कॉस्ट उसका डबल लग गया। तो जो प्रॉफिट वो कमाया होगा 10 कुल्हड़ बेचकर, यानी 10 चाय बेचकर, वो एक को पूरा उलेट कर वो नुकसान कर गया अपना, इतना उसको समझ ही नहीं है। जिसको कॉस्ट का समझ है वो ऐसा नुकसान नहीं होने देता अपने कंपनी में। ठीक है, और ये सब छोटा छोटा नुकसान ही एक दिन बड़ा नुकसान का रूप लेता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। ओके, तो हम लोगों का एक फर्ज बनता है कि कॉस्ट को खाली कैलकुलेट ना करें, ध्यान रखें कि जो कैलकुलेट किया हो उतना ही कॉस्ट होना चाहिए। अरे कॉस्ट जो स्टेटमेंट में लिख दिया हूं उतना ही कॉस्ट होना चाहिए। जब आप इस प्रक्रिया पे काम करो, इस प्रोसेस पे काम करो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द प्रोसेस वेयर यू आर ट्राइंग टू कीप योर कॉस्ट विद इन द लिमिट ऑफ योर कैलकुलेटेड कॉस्ट, then the process is called as cost control. Process is called as cost control. बट अब क्या, एक लिस्ट बना लिया, आदमी को ट्रेन कर दो, देखो ये लिस्ट में जो लिखा हुआ है बस एज इट इज इतना ही कॉस्ट होना चाहिए। अब वो आदमी भी, आदमी तो आदमी है ना जी, बोले हाँ बस मिलाना है, ठीक है, बस जो ये है ये है ये है ये है, इसमें लिखा हुआ वो करना हो, इसमें लिखा हुआ वही करना है। अरे धीरे धीरे क्या होगा, आपका रिवॉर्ड आ रहा है ना, तो दूसरा लोग दुकान खोलेगा, दुकान खोलेगा तो आप कस्टमर को खुद अपने यहाँ लाने चाहोगे, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है रिवॉर्ड कम कर लीजिए, रिवॉर्ड कम कर लेंगे तो खाएंगे क्या, घर में बीवी बच्चा को कैसे खिलाएंगे। हर समय रिवॉर्ड को ही काटोगे तो कैसे चलेगा। तो ये भी सोचने रहना पड़ता है, क्या ऐसा तरीका है कि हम जो ये कॉस्ट कैलकुलेट किए थे वो और कम हो जाए,
बट कस्टमर नाराज ना हो। कॉस्ट कम करने से कई बार क्वालिटी खराब हो जाती है। क्वालिटी खराब किए बिना क्या हम कॉस्ट कम कर सकते हैं? वही सेम चीज कम कॉस्ट पे बनाया जा सकता है क्या? कैसे बनाए? कम समय में, कम रिसोर्सेज में। जैसे अब चाय बनता है तो मान लीजिए गैस का यूज कम से कम हो, ठीक है, थोड़ा सा कोई ऐसा तरीका पता चल जाए। चाय पत्ती जो डाल रहे हैं नाप शनाप न डालें, कम ही क्वांटिटी डालें, एग्जैक्ट क्वांटिटी डालें। चीनी अंदाज में डाल देते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है तो कस्टमर तो ज़्यादा चीनी का रुपया नहीं देने वाला है ना, तो नाप के ही डालें। कोई ऐसा तरीका सिस्टम बना ले, ईजाद कर ले, जिससे वो कॉस्ट परमानेंटली कम हो जाए, क्वालिटी भी ख़राब ना हो। कोई ऐसा तरीका खोज ले, मेथड, या ऐसा कोई मटेरियल ले आए जो कम कम कॉस्ट पे आता है और बेस्ट चीज़ में चेंज हो जाता है। जिस ऐसा कोई ट्रेनिंग दे दे वर्कर्स को जो तरीका से काम कर ले। ऐसा कोई मशीन ले आए जो चीज़ों का वेस्टेज न करे और मेरा कम कॉस्ट में काम करे। उससे क्या होगा कि प्राइस कम होने पर भी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि हमारा रिवॉर्ड कम होगा। और अगर हम कोई ऐसा मेथड ईजाद कर पाए जो ऐसा ड्रास्टिकली कॉस्ट को कम कर दिया है, तो हम उस चीज़ को इतना सस्ता बेचेंगे ना, कस्टमर का मेरे पास ही लाइन लगेगा। ऐसा सोचने वाला दुनिया में दोस्त बहुत सारे कंपनीज बने जो वर्ल्ड लेवल पे जाना जाते हैं। बाटा, बाटा का नाम सुने ना? बाटा, हैव यू हर्ड ऑफ बाटा? बाटा का नाम सुने हैं आप? समझ लीजिए कि आज हमारे पैर में जूता जो है, चप्पल जो है, वो बाटा का ही देन है। अगर वो कंपनी नहीं होता तो हम लोग के पैरों में आज जूते चप्पल नहीं होते। प्री इंडिपेंडेंस जूता चप्पल सिर्फ एक ऐसा लग्जरियस चीज था जो राजा महाराजा या ऑफिसर लोग बड़े बड़े ही पहनते थे। हम जैसे आम लोग, गरीब लोग जूता चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना लग्जरियस चीज था वो। बट कोई कंपनी आती है, वो सोचती है कि खाली कॉस्ट काउंटिंग नहीं करेंगे, खाली कॉस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे कि कॉस्ट इतना खतरनाक तरीके से रिड्यूस करेंगे, ऐसा ऐसा मशीन बनवाएंगे कि इतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन करेंगे एक चीज का, इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा ट्रेनिंग देके करेंगे कि इस चीज का दाम जो आज है उसका 1/10 हो जाएगा, या फिर 1% पे आ जाएगा, फिर 5% पे आ जाएगा, और फिर जो आज उसको सिर्फ 100 लोग खरीदते हैं उसको करोड़ों लोग खरीदेंगे। उस रेवोल्यूशन से हम लोगों का सबका जिंदगी बेहतर हुआ है। और वो करने वाला भी कोई कंपनी था, और उसके पीछे जो दिमाग था वो आया कहाँ से पता है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से है। आप फाइनल में आओगे ना तो ऐसा ऐसा लीजेंडरी एग्जाम्पल्स लाइव क्लास में होता है कि एक बार मन खुल जाता है। फोर्ड का जो गाड़ी बनाने का अपना कल्पना था कि मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है, इतना सस्ता, इतना कम दाम पे कि हर जनता के, हर एक इंसान के पास गाड़ी हो पाए। उसने ठान लिया था कि मेरे को $500 से कम दाम पर, उस जमाने में $500 भी काफी थे, $500 से कम दाम पर गाड़ी सबको देनी। गाड़ी तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मुझे बेचना सिर्फ मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूनिट्स है। जिलेट ने कभी सोच लिया था कि ऐसा कोई रेजर बनाना है। हम लोग जो मार्क 3 रेजर घर में यूज करते हैं ना, जब वो बना था 1990 में पहली बार, वो उस समय R&D पर उसके जो मशीनरीज बने थे जिससे वो बनता है इतना स्लीक, इतना परफेक्ट ब्लेड, जिससे कि आप एक बार में शेव कर पाते हो, वो उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए थे। बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपए होते हैं, और डॉलर बोल रहे हैं, इंटू 70 कर लीजिए, 7000 करोड़। उस समय, उस जमाने में, आज से 20 साल 25 साल पहले जब जिलेट ने मार्क 3 निकाला था, 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया था उसके ऊपर। तो क्या उसका सोच क्या था? कितना खर्च करके एक ऐसा मेथड इजाद करना है, ऐसा मशीन बनाना है, ऐसा पेटेंट कर लेना है कि फिर हम इसका बिलियंस ऑफ यूनिट्स बेचेंगे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में, एक जगह नहीं, वर्ल्ड में बेचेंगे।
इतना जनता सबको भेजेंगे, और कॉस्ट कम करके, प्राइस कम करके। ऐसा कोई चीज बना के दे दो ना कस्टमर को, जो देखा नहीं, जानता नहीं ना, तो वो आपका रिवॉर्ड के ऊपर चूचा नहीं करेगा। अगर कस्टमर जानता है कि आप क्या चीज दे, बाकी सब भी दे पा रहा है, वो आपको रिवॉर्ड कमाने नहीं देगा। बट आप ऐसा कोई चीज बना के दे दीजिए कस्टमर को जो उसको पता और कोई नहीं बना के दे सकता, और ये चीज कस्टमर को सही लग गया, एकदम जम गया है, वो रिवॉर्ड के लिए कभी चूचा नहीं करेगा। आपको भर भर के, झोली भर भर के वो देता जाएगा, पागल की तरह आपको देता जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज बनाओ इसलिए बनाओ कि कस्टमर को लूटना है, इसलिए बनाओ कि आप उसको सस्ता करके कस्टमर को दो, इतना सस्ता करके कि कस्टमर का जिंदगी आराम में चला जाए, और फिर उसमें कुछ रिवॉर्ड रखो, कुछ रखो, और वो रिवॉर्ड कस्टमर आपको लगातार देते रहे, तब बिजनेस चलता है। ये प्रोसेस का नाम है कॉस्ट रिडक्शन। आइए मैं फर्स्ट पॉइंट आपको पूरा रिकॉल करा दूं, मैंने जो बताया। विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग अ कंपनी विल नॉट बी एबल टू फिक्स इट्स प्राइस and would never earn profit in a certain way. Further, cost accounting is not just about fixing the price. This is not just about fixing the price. Okay? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस फिक्सिंग के ऊपर नहीं है. As price is fixed on the basis of estimated cost, actual cost can still fluctuate. अगर हम शुरू में कॉस्ट का नोटिंग करके प्रॉफिट जोड़कर प्राइस बता दिए, बाद में फिर एक्चुअल में कॉस्ट बदल गया, तो जो कॉस्ट क्या किया, एस्टिमेट किया या पता किया, काउंट किया, वो कॉस्ट हमेशा रहना चाहिए ना। वो बढ़ता घटता रहेगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ता घटता रहेगा, तो फिर हमारा फ्यूचर का जो कल को हो सकता है उस प्रॉफिट से हम नया प्लांट खोलेंगे, नया मशीन लाएंगे, वो सब कभी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कभी श्योर ही नहीं है कब क्या आएगा। सो as price is fixed on the basis of estimated cost, actual cost can still fluctuate. With the help of reports from cost accounting, we get insights on actual cost also, so as to take steps to control its fluctuation, called as cost control. Cost को बढ़ने घटने मत दो। और एक आ रहा है, customers always want more and that too at a lower price. कस्टमर को हमेशा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, कम दाम चाहिए, नहीं तो आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा उसको। So there will be a continuous pressure for cost reduction. One need to work very meticulously to reduce the cost without compromising the quality. Quality कम किए बिना cost कम करते चलो to fulfill the customer needs. The insight for this is also provided through cost accounting, called as cost reduction. तो वो सब कैसे करना है, ये सब का इंसाइट, बुद्धि, आइडियाज कैसे आएगा? वो जब तक कॉस्ट काउंटिंग नहीं करोगे ना, नहीं आएगा। कॉस्ट काउंटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है, जो कंपनियों ने किया वही कंपनी दुनिया में मिसाल काबिल की, हासिल की। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनी नहीं की वो डूब गई। पॉइंट इज, कॉस्ट अकाउंटिंग कोई नहीं करेगा तो कंपनी चलाएगा कैसे? चला लिया तो अंधाधुंध चल रहा, कुछ दिन चलेगा, बंद हो जाएगा। बिना कॉस्ट किए कोई धंधा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। किसी ने बोला बस भगवान का नाम लो तो धंधा, क्या जीवन चलता है? ठीक है, धंधा क्या जीवन चलता है? धंधा क्या चीज है? भगवान का नाम से भी बहुत काम होता है। तो क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है, लघु कथा। तो एक बनिया थे, बनिया मतलब एक मोदी खाना के मालिक थे, ग्रोसरी शॉप के ओनर। उनको भगवान में बहुत आस्था थी, तो रोज सुबह वो कोई अपने गुरुजी का प्रवचन सुनने जाते थे और फिर वहां से दुकान जाते थे। बेटे का छुट्टी चल रहा था, परीक्षा आप जैसे खत्म हो गया ना आपका, वैसे छुट्टी चल रहा था, तो उसको भी लेके सुबह चले जाते थे। चल मेरे साथ, घर पे क्या करेगा? बेटा भी खुशी खुशी चलिए। सुबह सुबह प्रवचन में लेके चले गए। उस दिन गुरुजी बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे थे। और क्या होता है, प्रवचन में जो रोज जाते हैं ना, वो खाली कंप्लायंस के लिए जाते हैं। बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है वो असली बात पूरा जो सुनते हैं उसको फिर जिंदगी में उतारने नहीं जाते। वो सुनते सुनते आदि ऐसे हो गए कि उनको लगता है हाँ सब अच्छा बात है, बस ठीक है, टाइम हो गया तो चलेंगे, खत्म। जो पहली बार जाते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे अब
आप कभी जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्या बात बोले, बहुत अच्छी है, तो ऐसा कभी सुना नहीं, और आप फट से उसको अप्लाई करने का कोशिश करोगे। तो उस दिन गुरु जी बोल रहे थे गाय के बारे में, गौ माता के बारे में, कि गौ माता ये है, भगवान का ये है, गोलोक होता है, कृष्ण ऐसे गाय की पूजा करते थे, पूरा वृंदावन करता था, पूरा गोकुल करता था। बहुत अच्छा लग रहा है उसको सुन के बेटा को। फिर बोले कि गाय जो है हमारी माता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, कहीं पे गाय दिखे तो उसका प्रणाम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, आपके पास जो हो उसको देना चाहिए। पिताजी को क्या रोज सुनते, बेटा को सुना, वाह बहुत अच्छी बात लगी है, तो एकदम अंदर जहन में उतार लिया। पिताजी बोले बेटा चल टाइम हो गया, चल चल चल। हाँ पापा चलो चलो। चले गए। बेटा को बोला आज दुकान में तुम बैठ, थोड़ी देर बैठ, मैं बगल के कोई पार्टी के पास एक बार जाके आता हूं, कोई आए तो बस बोलना बैठने पिताजी आ रहे। बोला हाँ पापा कोई चिंता ना करें। बेटा बैठा हुआ है, पिताजी अकेले चले गए और कोई था नहीं दुकान में। अचानक दुकान के बाहर आ गई साक्षात गाय माता, गौ माता। बच्चे के अंदर गुरु जी का प्रवचन जाग गया। वो सोचा कि ये क्या, ये तो हमारे दुकान में 33 करोड़ देवी देवता आ गए। तो गुरु जी ने कहा था जो आपके पास हो वो सब उनको समर्पण कर देना चाहिए। उस समय गौ माता को बुला लिए दुकान में, आओ गौ माता आओ, आप ही का दुकान समझो, जो खाना है खाओ, सेवा में लग गए। ठीक थोड़ी देर के बाद पिताजी आ, देखो ये क्या हो गया, हटा 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 हटा। वो बोले पिताजी हमारे दुकान में इतने सारे देवी देवता आ गए, देखिए। अबे तुम कौन है रे, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता, निकल यहां से, हटा 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 हटा। क्या कर रहा है, पहले इसको हटा, पूरा खा गई है तो खत्म कर दिया। अरे पिताजी भगवान है। अबे भगवान नहीं है तो हजारों का सामान खा गई। बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, सामान का कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट नहीं पड़ेगा तो दुकान चला पाएगा। गुरुजी का प्रवचन सुन के, हाँ मैं गुरुजी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, जस्ट लाइटली लीजिएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ भाई साहब, इसका समझना कितना जरूरी है। ये बच्चा नादानी में जो कॉस्ट नहीं जानता, अगर दुकान चलाने बैठ गया तो ये क्या बवंडर कर देगा। ऐसे ही कोई कैसे बिजनेस में घुसा सकते हो, ठीक है। आई होप कॉन्टेक्स्ट समझने का कोशिश कर। देखो ये सब जो मजा मैं अभी आपको दे पा रहा हूँ ना, सच बताऊं ये नहीं हो पाता रेगुलर क्लास में। इतना चाप रहता है कि आज इतना पढ़ाना ही खत्म करना ही, नहीं तो कोर्स कैसे खत्म होगा। अभी फ्री माइंड से आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑलराइट। कॉस्ट जब करते हैं ना, ठीक है, अब आपको मान लीजिए मेरे इतने इंट्रोडक्शन से, इतने बातचीत से सच में आपको एनलाइटनमेंट हो गया, वाह, आपके अंदर का रोशनी प्रभावित हो गया और आप बोले यस, कॉस्ट, कॉस्ट मुझे सीखना है, मुझे जानना है। मैं अपने आज ही पिताजी को पहले जाके समझाऊंगा कि मेरे भी घर में बिजनेस है और उनको भी कॉस्ट आना चाहिए, वरना वो बिजनेस कैसे चलाएंगे। सर ने एकदम सही बात कही। जाकर बैठ जाइए और घूमना शुरू करिए, देखिए पापा इसका कॉस्ट मालूम है आपको, पापा इसका कॉस्ट मालूम है, पापा आपने जो इतना में बेच दिया आपको कॉस्ट मालूम है इसका। अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे ना तो फिर खाएंगे चपेट। क्यों चपेट खाएंगे? बिकॉज मैं ये बोलता हूं कॉस्ट इन इटसेल्फ, कॉस्ट अकाउंटिंग इन इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। हर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो कॉस्ट को उतने इफिशिएंटली पढ़ सकेगा या लिख सकेगा या रिकॉर्ड कर सकेगा। उस सामर्थ्य के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, उस सामर्थ्य को पाने के लिए खर्चा लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जैसे नॉर्मल, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, एक एग्जांपल टैली चाहिए, ठीक है। टैली तो सब कोई रखते ही आजकल, वो तो उसके बिना तो कोई कंप्लायंस आगे नहीं बढ़े। बट कॉस्ट अकाउंटिंग टैली में तो नहीं होता है ना, टैली में तो कॉस्टिंग नहीं करते हम लोग, अकाउंटिंग करते, डेबिट क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे तो अलग पूरा प्रोसेस है।
इसका अलग कुछ हिसाब किताब होगा, कोई सॉफ्टवेयर होता होगा, कोई आदमी होता होगा, कोई एक्सपर्ट होता होगा, कोई अलग तरह से बुक्स मेंटेन करना पड़ता होगा। हाँ जी। और अलग पूरा जैसे होता है ना दुकानों में अकाउंटेंट बैठता है, वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट का जरूरत पड़ता है। बड़ी कंपनियों में वो लोग को अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस हाउस जो होता है ना, उसमें जो ओनर है वो अपने आप में ही कॉस्ट अकाउंटेंट है। वो अलग से डेबिट क्रेडिट करने के लिए अकाउंटेंट बैठा लेते हैं अलग से कि तू बैठ के टेली एंट्री मारता रहे, बट वो ओनर अपने आप में कॉस्ट अकाउंटेंट अपने अंदर एक बना के रखता है। बट अगर एक आदमी कोई दुकान चलानी है, बिजनेस चलाना अलग बात है, बट अब जैसे टाटा का कोई मोटर्स का फैक्ट्री चलना है, तो टाटा मोटर का कोई ओनर अगर है तो वही सारा कॉस्ट याद रखे, इतना बड़ा फैक्ट्री कैसे चलेगा। आज रतन टाटा बैठ के खाली एक फैक्ट्री का कॉस्ट का रट्टा लगा के रखते और उसी को वही समझ रहे होते, तो इतना बड़ा फैक्ट्री तो वर्ल्ड वाइड नहीं बनता ना। तो कहीं ना कहीं तो किसी को तो सिखाना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट तो चाहिए। तो वहाँ से इम्पोर्टेंस आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए टीम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आदमी चाहिए, प्रोफेशनल आप जैसे लोग चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी भी थोड़ा सीखे समझे। कॉस्ट अकाउंटेंट तो एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल है, कोई एमबीएस को भी रखता है, एमबीएस को भी रखता है कॉस्ट समझने के लिए, कि आप लोग समझो इस कंपनी का काम करने का कॉस्ट क्या है, और फिर उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग पे ध्यान दो, उसके हिसाब से उस कॉस्ट को कम करने का सोचो। ठीक है, बट ये चीज़ जानो कि कॉस्ट इन इटसेल्फ इज़ वेरी कॉस्टली। अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कोई कर लेगा, सबके बस का नहीं है, ये भी चीज़ समझना है। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता है, करता सब कोई है अपने तरीके से, हल्का फुल्का जितना वो सक पाता है। ठीक है, जैसे हम अगर एक पुचका वाला के पास, गुपचुप गोलगप्पे वाले के पास जाके पूछे भाई कैसे करके दिया, ठीक है, वो बोलेगा 10 का 3। 10 का 3 तू कैसे सोचा रे? बोला बस बाकी सब कोई देते हैं तो अपन भी दे दिया। नहीं, तू 15 का भी 3 दे सकता था, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करिए ना। तो 8 का भी 3 दे सकता था, 10 का ही 3 क्यों? थोड़ा क्वेश्चंस करिए उससे। बोला बस ऐसे ही सब कोई देखता है, वो उस दाम पे देता है तो अपन भी देते हैं, बट तेरा कॉस्ट क्या लगता है? तू पुचका बना के लाया, ये आलू लाया, ये पानी बना के लाता है, ये स्टॉल लगाया, उसका कॉस्ट क्या लगता है? बोला उतना तो कोई ध्यान नहीं है। कभी निकाल आएगा एक पुचका का कॉस्ट क्या है ना, उसको समझाएंगे ना, बोला भाई बाबू खाना है आपको, दूसरा ग्राहक है, निकलिए यहां से। क्या सब बोल रहे हैं भाई, क्या क्या सब क्या कर रहे, खाना वाना है नहीं, ये सब टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, चलिए जाइए यहां से। हम भगा देगा आपको, उसको समझ में नहीं आ रहा एक तो, और दूसरा आप उसको ज्ञान पे ज्ञान दे रहे हैं। वो कॉस्ट अगर उसको समझा भी देंगे ना तो उसके पास समय नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी वही पुचका सुबह से उठ के तो वो बनाता है और दोपहर से लेकर रात तक बेचता है, तो वो कॉस्ट कैलकुलेशन में लग जाएगा, तो पुचका कौन बनाएगा, उसका बेचेगा कौन? तो कैसे चला रहा है? सब गौ माता के आशीर्वाद से चल रहा है, और कैसे चला रहा है? देख रहा है लास्ट में ओवरऑल ग्रॉस बेसिस में पैसा बच रहा है तो धंधा चालू है, नहीं बच रहा है तो धंधा बंद है। बट बड़ा बड़ा बिजनेस दोस्त इस कंसेप्शन से नहीं होता, वहां पे परफेक्ट चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का रुपया लगा हुआ होता है, जिंदगी लोगों की लगी हुई होती है। वहां पे बस भगवान भरोसे चल रहा है, आप अकेले के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट जहां बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, वहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए मेरा हमेशा कहना है, कॉस्ट इन इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली, इट्स नॉट अफोर्डेबल टू एवरीवन दैट दे कैन डू कॉस्टिंग। कुछ कंपनीज हैं जैसे टीसीएस है, मान लो, पता है टीसीएस के एक सीईओ का एक इंटरव्यू सुना था, एक दोस्त जानते थे तो वो बताए, मतलब कि उनके वहाँ पे कॉस्टिंग में ऐसा है कि वो लोग जब सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तो एक सॉफ्टवेयर में जो डिफाइंड टाइम है, वो टाइम से ज़्यादा टाइम यदि लग जाता है ना, तो उसके कारण कितना करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा होता है, कि बिजली बिल कितना ज़्यादा आ गया होगा, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कितना ज़्यादा हो गया होगा, सैलरी कितना एक्स्ट्रा चला गया होगा, उसका हिसाब बन के आता है, उसका हिसाब बन के आता है, और वो हिसाब फिर
सीईओ कंपनी का सोचता है कि इस कॉस्ट को कैसे रेगुलेट करे, कैसे मेकअप करें, एक एक पॉइंट पे सोचता है। हम लोग AWS पे हमारा वेबसाइट है, ठीक है, तो AWS का जब बैकएंड देखते हैं ना, उसका कॉस्टिंग, वो एक एक क्लिक को काउंट करता है कि इतना क्लिक हुआ उसका इतना कॉस्ट लगेगा। एक एक फाइल जो AWS में चढ़ता है उसका कॉस्ट लेता है। तो वो जो सिस्टम बनाया ना कॉस्टिंग का, कि AWS अपने कस्टमर से ऐसे ऐसे चार्ज करता है और अपना कॉस्ट भी वैसे वो निकालता है, तो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम बनाने में लोगों का माथा खराब हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा हूं। इसलिए बोलते हैं कॉस्टिंग करो, लेकिन उतना ही करो जितना आपको पोसाए, जितना आप अफोर्ड कर सको। कॉस्टिंग यू शुड डू बट ओनली दैट मच दैट यू कैन अफोर्ड, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए बोलते टर्मिनोलॉजी है, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं क्लास में अभी पढ़ा रहा हूं तो वो डायरेक्टली एग्जाम में आ रहा है, बट ये आपका भूमिका बना रहा है, सब्जेक्ट का भूमिका, कि कॉस्टिंग हर किसी का बस का नहीं है जी। इसको करने के लिए भी कॉस्ट लगेगा, और उस कॉस्ट को अफोर्ड करने के लिए आपको तैयार होना होगा, आपको समझना होगा उससे बेनिफिट्स भी क्या है। जितना आपका शक्ति है उतना करो, बट करो, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर। हम लोग अपने हिंदू रिलीजन में कभी कभी बोलते हैं ना, भगवान को कितना दक्षिणा चढ़ाना है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति ही कॉस्ट काउंटिंग करना चाहिए, ठीक है। टू सेट अप अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अ कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट अ लॉट इन its team, process, softwares. Only for some companies in India it is mandatory as per cost records and audit rules. कुछ कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स बने हुए, उसके हिसाब से कुछ कंपनियों को तो करना ही पड़ेगा, उसको खर्चा करना ही होगा, कोई उपाय नहीं। सर कौन कौन सी कंपनीज है उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। Hence the benefit should be ascertained while getting into details of cost structure. आपको पता करना चाहिए कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में घुसने का बेनिफिट्स क्या है। The more detail you want for cost, the more costly it would be to derive the information. It is said that cost accounting system should be implemented in an economically feasible manner. ज़्यादा कुरेद के कॉस्टिंग करोगे तो बहुत समय जाएगा, बहुत कॉस्ट लगेगा। आपको इतने साल से मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, और आप मुझसे पूछोगे कि सतीश सर आप मुझे ये बताइए कि आप एक बैच पढ़ाते हैं एक स्टूडेंट को, तो उसमें आपका कॉस्ट क्या लगता है, प्रॉफिट क्या है, प्राइस क्या है। प्राइस तो हम जानते हैं, तो कॉस्ट क्या लगता है, हालांकि हम बताने नहीं वाले, बट फिर भी अगर निकाला हुआ भी होता तो भी आपको नहीं बताते। बट सच ये है कि निकाले ही नहीं कभी, समय ही नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। सच बता रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर आप लोग फीस कैसे डिसाइड करते हैं? बस देखा देखी, वो इतना में दे रहा, वो इतना में दे रहा, अपन भी इतना में दे दो, ट्रायल एंड एरर चलता रहता है। सर फिर तो कभी लॉस हो जाए तो हो सकता है, पेंडेमिक में हुआ ही बट उसका कारण अलग भी है। बट एक बात बता रहे हैं कि वो लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कॉस्ट अफोर्ड करना ही मुश्किल है, ये चैलेंज है। तो सच में आप नहीं निकालते बेटा, वैसे बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट निकालते बहुत लिमिटेड, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं वो निकालते। जैसे मेरा अपना एक वर्किंग है कि मेरा एक क्लास का कॉस्ट 150 रुपया आता है खर्चा में। अब जैसे अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, तो उसका कॉस्ट अलग आता है, बट अदरवाइज नॉर्मल फेस टू फेस पढ़ाते तो एक क्लास का 150 रुपया आता है। ऐसे मेरा एक वर्किंग किया हुआ है, प्रोवाइडेड उसमें फिर कंडीशन है कि साल में इतना सारा क्लास होना चाहिए। अगर साल में क्लासेस कम होंगी तो कॉस्ट पर क्लास बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमने वर्किंग किया हुआ रहता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाते, जितना कि जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है, समय नहीं है, आदमी नहीं है, ठीक है। अकेला आदमी थोड़ा एकदम कॉस्ट नहीं जानते तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई जो पढ़ाता है वही नहीं करता। तो थोड़ा बहुत कर रखें, बट बहुत ज़्यादा में नहीं जा पाते। नेक्स्ट, कॉस्ट मतलब क्या है, व्हाट इज कॉस्ट। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं लर्निंग। थोड़ा सा फीडबैक देते रहिएगा दोस्तों, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द लर्निंग। आपको कैसा लग रहा है, येस और नो। अगर मज़ा आ रहा है तो टाइप करेंगे BIO। अगर मज़ा आ रहा है तो टाइप करेंगे BIO। BIO का फुल फॉर्म में ब्रिंग इट ऑन, और लाते रहिए। हिंदी मतलब हुआ और लाते रहिए, ले रहे हैं हम।
अगर मजा आ रहा है तो लिखेंगे BIO, मजा नहीं आ रहा है तो चुपचाप रहिए, कुछ नहीं करेंगे। शेख फजीला बानू कह रहे हैं कि फाइनल का क्लास कब होगा। अभी तो इंटर का बिल्ड और बेसिक्स चल रहा है जी, अभी आप इसी का मजा लीजिए। फाइनल का जब होगा तो अनाउंसमेंट होगा। ओके, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, BIO, BIO, वेरी गुड, BIO, 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 ऑल राइट, लेट मी प्रोसीड, थैंक यू सो मच। अच्छा है, बोलते रहो बोलते रहो, रिस्पॉन्स देते रहो तो मजा आता है। BIO, मजा ही मजा है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज कॉस्ट। अभी तक तो बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जो हमारा खर्च लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बना के देने में। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कॉस्ट मतलब हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं उसको। हाँ, खर्चा, खर्चा एक ऐसा शब्द है जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खर्चा एक ऐसा शब्द है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा मतलब वो सारा आइटम जो पीएल में डेबिट होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपेंस भी बोलते हैं। एक्सपेंस मीन्स द आइटम्स दैट आर डेबिटेड टू पीएल। बट अभी हम लोग जब खर्चा की बात करें, हम लोग कोई प्रोडक्ट को जब तक हाथ में नहीं लेंगे तब तक हम कॉस्ट नहीं समझते। जैसे एक हैंकरचीफ ही है, ये एक प्रोडक्ट है, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कॉस्ट में क्या है। इसके बनाने के लिए कपड़ा लगा, कितना लगा उसका नाप होगा, ठीक है, इतना बाई इतना मीटर। अब आप सोचेंगे सिर्फ इतना बाई इतना मीटर का कपड़ा सोचेंगे तो नहीं होगा। जब ये कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट में, रॉ मटेरियल, तो वो जिस तरह का रोल में आता है, थान में आता है, उसमें से इस साइज का कितना पीस कट होगा और फिर कितना वेस्टेज होगा उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक साइज है ना, तो इस साइज का तो कोई कपड़ा आता नहीं है, आपको तो वो पूरा रोल लेके आना पड़ेगा, और रोल में से कटिंग करके तो कुछ वेस्टेज हो जाएगा, तो वेस्टेज का कॉस्ट कौन लेगा। तो रोल का कॉस्ट डिवाइडेड बाई ऐसे करना पड़ेगा। एक रोल मान लीजिए 50,000 रुपये का आया, उसमें मान लीजिए 1,000 पीस ऐसा कट जाएगा, तो एक का कॉस्ट 50 रुपया हुआ, और 1,000 पीस कटने के बाद जो वेस्टेज हुआ वो भूल जाओ, उसको अगर बेच के कुछ उठा सकते हो तो कॉस्ट से माइनस कर लेना 50,000 से, नहीं तो आप ये सोचना आपका कॉस्ट एक का 50 रुपया पड़ गया। किसी प्रोडक्ट को देखोगे ना तो उसको कॉस्ट समझ में आएगा। जैसे इसका कपड़ा का कॉस्ट, फिर इसमें सूता लगा है जिससे किनारी को स्टिच किया गया है, तो सूता का कॉस्ट, फिर किसी दर्जी ने इसको सिला होगा ना, कटिंग करके, कटिंग भी किया होगा और सिला भी होगा, उसका कॉस्ट, उस आदमी का कॉस्ट, कटिंग करने के लिए औजार लगा उसका कॉस्ट, स्टिच करने के लिए मशीन लगा उसका कॉस्ट, जिस जगह बैठ के कटिंग स्टिचिंग किया होगा उस जगह का कॉस्ट, उस जगह का भाड़ा, उस जगह का बिजली बिल, उस जगह का साफ सफाई, उस जगह का और भी मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है, लाइसेंस का जो कॉस्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो एक प्रोडक्ट को उसके इर्द गिर्द कई सारे कॉस्ट आपको मिलेंगे जो आपको टेंजिबल भी दिख सकते हैं या फिर वो आपको इनटेंजिबली दिखेगा। इनटेंजिबल मतलब आपको समझना होगा कि वो लगा है बट अभी दिख तो नहीं रहा है। जैसे कि जो दर्जी इसको सिला होगा उसका कॉस्ट, वो तो इसमें दिख नहीं रहा ना दर्जी, बट कोई तो उसको सिला ही है, तो मैजिक से रुमाल में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। तो हम लोग कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाते हो तो उसका जो भी मॉनेटरी कॉस्ट होता है, जो भी रिसोर्सेज जो आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाते हो, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज जो आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाते हो, जो भी रिसोर्सेज आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए
लगाते हो, उन सब का मॉनिटरी जो अमाउंट है वो सब कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, वो सब का सब कॉस्ट बन जाता है। अब वो रिसोर्सेस टेंजिबल भी होते हैं और इंटेंजिबल भी होते हैं। ऑलराइट, मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉस्टिंग हर कोई सक नहीं पाता है। मैंने आपको क्या समझाया, कॉस्टिंग हर कोई सक नहीं पाता। पूरा कॉस्ट कोई भी इंसान अपना प्रोडक्ट का बहुत बार नहीं जानता। रुमाल बनाने वाले से जाके पूछा जाए तुम्हारे एक रुमाल बनाने का कॉस्ट क्या है, उसे पूरा कॉस्ट कभी नहीं पता होगा, उसका कुछ ना कुछ छूट ही रहा होगा, क्योंकि जितना डीप में जाएंगे ना उतना कॉस्ट करने के लिए कॉस्ट लगता है, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट छूटता ही है। बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम जान के प्रोडक्ट का कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो मैं ऐसा समझाता हूं, जनरली किताबों में नहीं लिखा हुआ है, मैं बोलता हूं एक कंपनी का बहुत सारा खर्चा का लिस्ट है जो शायद वो पीरियड एंड में जब उसका पीएल बनेगा तो उसको दिखेगा। अब पीएल बनाने वाला भी क्या करता है ना, बहुत सारा खर्चा को मिसलेनियस जनरल में भी डाल देता है, उतना कोई हिसाब वो भी नहीं रखता, सब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे। बट खैर मान लीजिए पीएल का लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा। अब जब प्रोडक्ट का फटाफट बना के देना है, कस्टमर आते रहता है, तो उस समय उतना पीएल का लिस्ट का ध्यान नहीं रहता। बहुत सारा खर्चा ऐसा होता है जो साल में एक बार पेमेंट हो जाता है, ध्यान ही नहीं आता है। ऐसा होता है ना, साल में एक बार में दे दिया, आप कब देना है, लास्ट में देना है, अभी शुरुआत में याद नहीं आया। तो ऐसा सिस्टम हो जाता है बहुत बार कि कुछ कॉस्ट हम लोग स्किप कर जाते हैं। तो जो जो कॉस्ट हम लोग कंसिडर कर पा रहे प्रोडक्ट के अंदर, मैं उसी को कॉस्ट समझता हूं। कॉस्ट मतलब वो सारा अमाउंट जो आप खर्च करते हो और एट द सेम टाइम आप प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर उसको डाले हो। प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते वक्त अगर आपने उस कॉस्ट को कंसीडर किया है तो ही कॉस्ट है। द अमाउंट दैट यू आर एबल टू चार्ज फ्रॉम योर प्रोडक्ट इज कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ expenses that you have incurred and you are able to charge from your product, that is cost. तो सर कुछ कॉस्ट आप बोल रहे हैं ना जो चार्ज नहीं कर पाए, उसका क्या, जो याद नहीं आया उसका क्या, आपका खुद का होगा वो। अब कस्टमर तो इसका जो इस पे आपने प्रॉफिट जोड़ा था उसके हिसाब से आपको प्राइस देके चल जाएगा। अब आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसमें और भी कस्टमर से प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट से फिर बाकी का कॉस्ट पे करेगा तो नेट प्रॉफिट बचेगा। इसीलिए अकाउंट्स में भी एक कॉन्सेप्ट है, ये सब रियलिटी को सब कोई समझते हैं, तो अकाउंट्स में भी कॉन्सेप्ट है कि जो प्रॉफिट प्रोडक्ट को बेच के आता है, कस्टमर से वसूल करते हैं, उसको ग्रॉस ही बोलो, उसको फाइनल प्रॉफिट मत बोलो, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा खर्चा हो गई जो तुम सोच नहीं पाए थे प्रोडक्ट को बेचने के वक्त, वो सारा खर्चा को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट मतलब जो अमाउंट आप कस्टमर से चार्ज कर पा रहे हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, और जो अमाउंट चार्ज नहीं कर पा रहे, जो अल्टीमेटली प्रॉफिट से पे होना है, उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे तो सभी कॉस्ट है, बट असली कॉस्ट वही है जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, वो वही है जो कस्टमर से चार्ज कर पाए, जिसके लिए इतना पढ़ाई हो रहा है, इतना वजन डाल रहे हैं आपके ऊपर। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज इट इज बेटर टू अज्यूम द टर्म कॉस्ट। ये खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिख देगा। इट इज बेटर टू अज्यूम कॉस्ट, assume the term cost as the amount that we can charge from our customers or products for the goods or services or efforts। उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जो आप कस्टमर से रिकवर कर पा रहे हो। ठीक है, we cannot charge each and every item of cost to product or customers। We cannot charge each and every item of cost to products or customer। हर आइटम चार्ज नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रहता, अपना कॉस्टिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। दिस इज ड्यू टू ट्रेडिशन, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, कंपनीज ओन पॉलिसीज और रेगुलेशन। कभी कभी कोई लोग नहीं चार्ज करते तो अपन भी नहीं करते, अपने ही भुगतते हैं। ठीक है, कोई लोग चार्ज करते हैं तो अपन देखा देखी चार्ज कर लेते हैं। द कॉस्ट दैट आर नॉट चार्ज आर टू बी बोर्न बाय आवर कंपनी इटसेल्फ, जिसको अपने पीरियड कॉस्ट बुलाते हैं। जय शर्मा जी थोड़ा सा डीप में घुस रहे हैं। देखो भाई साहब,
जिंदगी का कुछ उसूल समझ लो, जो आदमी जो चला के बोल दे बस उतना से समझने का सिस्टम बना लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो कुरेद के नहीं पूछी जाती, जैसे औरतों से उनकी उम्र, औरतों से उनकी उम्र तो चला के बोल दे तो बस सुन लेना, वापस क्रॉस चेक एग्जामिन करोगे तो स्टैंडल खाओगे, और वो भी एंगल बदल बदल के। सेकंड नंबर, मर्दों से उनकी कमाई, यानी तुम जब नौकरी में चल जाओगे तो तुम्हारी सैलरी जब कोई चला के बाहर से पूछेगा ना, तुम्हें बड़ा झाल आएगा, सैलरी क्यों पूछ रहा है, क्यों बताऊं। तीसरा, बिजनेसमैन से उसका कॉस्ट, जैसे ही आप पूछोगे एंगल बदल बदल के मार खाओगे, पूछ नहीं सकते। जो जितना बताया सिर्फ उतना सुन के समझ सकते हो तो समझ लो, डीप में जाना है तो खुद की बुद्धि से जाओ। ज़्यादा सवाल पूछोगे तो एंगल बदल बदल के खाओगे, ये ध्यान रखना। ये 3 मतलब गोल्डन बॉटम लाइन्स है जिसको क्रॉस करने का जरूरत कभी जीवन में मत करना, अगर जिंदगी में सम्मान हमेशा चाहते हो तो। ठीक है, सवाल पूछ रहा है 150 रुपया पर आवर की 150 रुपया पर स्टूडेंट, जितना बताया उतना सुन ना बाबा, सब चीज में कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। अ कंपनी शुड हैव अ लिस्ट ऑफ बोथ कॉस्ट, इसलिए बोलते कंपनी के पास हमेशा दोनों लिस्ट होना चाहिए। कौन सा? जो अमाउंट वो चार्ज कर पा रहा है, जो अमाउंट चार्ज नहीं कर पा रहा है। एंड इफ इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल देन द लिस्ट ऑफ खाली अमाउंट चार्ज कैन बी प्रिपेयर्ड सो दैट ऑल द रिमेनिंग आर अनचार्ज्ड। समझे? देखो तुम्हारा इकोनॉमिकली पर फिजिबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो। वह सिनेरियो में जो जो अमाउंट चार्ज करना उसका लिस्ट बना लो, बाकी सब जो है तुम्हारा वो खर्चा है ही, क्या करोगे। बट आइडियली एक कंपनी को दोनों बनाना चाहिए कि ये सब हम चार्ज करता है, ये सब हम चार्ज नहीं करता है। तो हमारे केस में भी ऐसा है, कई सारा कॉस्ट हम चार्ज करते हैं, कई सारा कॉस्ट हम चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कॉस्ट हम चार्ज नहीं करते हैं, हमारा वो प्लान में ही नहीं होता है कि वो कॉस्ट हम इनकर करेंगे, बट मूड आता है तो कॉस्ट इनकर कर लेते हैं। ठीक है, बट आपसे चार्ज नहीं करते। तो आइडियल सिनेरियो बोलता है दोनों लिस्ट होना चाहिए, क्या चार्ज किया क्या चार्ज नहीं किया, चार्जेबल एंड नॉन चार्जेबल। और उसके बाद आपका वर्स्ट सिनेरियो अगर है तो लिस्ट ऑफ अमाउंट दैट शुड बी चार्ज वो बना लेना चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट यही है जो एग्जाम के लिए आपको याद करना चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एंटरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। और ये रिसोर्स टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। ये रिसोर्स टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस। मैंने आपको अभी बताया, एक्सपेंस मतलब वो सारा चीज जो पीएल में डेबिट हो रहा है, कॉस्ट मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। खाली ऐसा भी नहीं है कि जो खर्चा कस्टमर से कर रहे हैं वो कॉस्ट है, जो खर्चा कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे वो भी कॉस्ट है हमारा, करेक्ट, जिसको हम पीरियड कॉस्ट बुला रहे हैं। जो खर्चा पीएल में नहीं जा रहा है वो भी कॉस्ट है। कॉस्ट बहुत बड़ा वैरायटी है, उसको ही सिखाने के लिए ये बेसिक्स बनाए। जितना वैरायटी ऑफ कॉस्ट हो सकता है सब आपको सिखाएंगे, बट सबका सब एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस मतलब हम लोग कहते हैं कि वो आउटफ्लो जिसका इसी पीरियड में सत्यानाश हो गया, मतलब वो आउटफ्लो
जिसका इस पीरियड में क्या तो आपने फायदा ले लिया है, बेनिफिट ले लिया है, ओके, या फिर अब आगे भविष्य में कभी बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आउटफ्लो जिसका बेनिफिट डिराइव हो गया या फिर एक्सपायर हो गया, वही आपका एक्सपेंस है। एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर कोई आउटफ्लो का बेनिफिट आ गया या फिर उस आउटफ्लो को हमने एक्सपायर होता हुआ देख लिया कि अब उसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं आएगा। देखो, पैसा खर्चा करते हैं ना, बदले में एक बेनिफिट आता है। पैसा खर्चा करते हैं तो बदले में एक बेनिफिट आता है। पैसा खर्चा करते हैं, बदले में एक बेनिफिट आता है। कोई भी चीज इंसान खर्च करता है तो एक तो डोनेशन करता है, डोनेशन में भी सोचता है चलो दुआ तो मिला, बट फिर भी अगर कोई नॉन डोनेशन एक्टिविटी है तो उससे कुछ बदले में मिलता है ना हमें, तो जो मिलता है उसको बेनिफिट बोलते हैं। क्या तो बेनिफिट मिल गया तो वो एक्सपेंस बन गया, या बेनिफिट अब नहीं मिलेगा कभी तो वो एक्सपेंस बन गया। अगर बेनिफिट अभी भी मिलना बाकी है, मिलता रहेगा, तो फिर वो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो एसेट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट मतलब आउटफ्लो, बस आउटफ्लो होते ही कॉस्ट, पैसा लगा माने कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ऑन द अदर हैंड जो इनफ्लो आने वाला था नहीं आया तो भी कॉस्ट। सर नहीं समझ में आया क्या बोले? जैसे आपका मान लीजिए सिनेरियो ऐसा हुआ कि मैं आपको बोला कल सुनो एसजेसी आ जाओ, जो जो आएगा उसको 100 रुपया देंगे। आप लालच में बोले चल 100 रुपया मिलेगा सर के पास, चल चल बगल में ही है, चले आते यार, 100 रुपया का कमाई होगा। और यहाँ पे जब आ गए आपको बोला अच्छा बेटा 100 रुपया चाहिए, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, हम तो खाली देखने था तुम कितने क्या सोच के इंसान हो, और भगा दिए। हाँ बोले अरे वाह यार तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो जब 100 रुपया जो आने वाला था वो नहीं आया, जो कमाई आने वाली थी वो यदि नहीं आई, तो इनकम लॉस्ट इज ऑल्सो कॉस्ट। एनी इनकम लॉस्ट इज ऑल्सो कॉस्ट। कॉस्ट का बहुत रूप है रे, मतलब जो प्रोडक्ट से चार्ज किया वो कॉस्ट, जो नहीं चार्ज किया वो भी कॉस्ट, ठीक है। जिसका बेनिफिट आ गया वो भी कॉस्ट है, जिसका बेनिफिट आना बाकी है वो भी कॉस्ट है, जो इनकम आने वाला था नहीं आया तो वो भी कॉस्ट है। हर एक का नाम है। इनकम आने वाला था नहीं आया उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेनिफिट ले लिया या एक्सपायर हो गया उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। बेनिफिट आना बाकी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। प्रोडक्ट से चार्ज किया प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट से चार्ज नहीं कर पाए अपना रिवॉर्ड से पे करेंगे, प्रॉफिट से पे करेंगे, पीरियड कॉस्ट। बहुत सारा नाम है कॉस्ट का, ठीक है। बट एक्सपेंस माने सिंपल है कि जिसका बेनिफिट आ गया या फिर अब कभी नहीं आएगा और वो पीएल में डेबिट हो सकता है, तो वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इज आई विल से अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का बहुत सारा हिस्सा में से एक हिस्सा को एक्सपेंस बोल सकते हो। उसको एक्सपेंस बोलना जो आपका ऐसा अमाउंट है आपका जिसका बेनिफिट आ चुका है या फिर अब कभी नहीं आएगा। ओवर मंथ और ओवर ईयर एक अकाउंटिंग पीरियड लेके बेस सोचते हैं तो ज्यादा इजी लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, याद है क्या सेंटेंस कभी पढ़ा होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर कॉस्ट बट ऑल कॉस्ट आर नॉट एक्सपेंसेस। ये पढ़ा है क्या आपने कभी? All expenses are costs, but all costs are not expenses. All expenses are costs, but all costs are not expenses. जो expense है वो तो cost का ही, पेड़ से एक पत्ता तोड़ा हुआ है तो वो expense बन गया। But जितना कॉस्ट है वो सारा एक्सपेंस थोड़ी हो सकता है। कॉस्ट एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें हजारों पत्ते हैं, सबका अलग अलग मीनिंग है, सब मिलके कॉस्ट हो रहा है। ध्यान रहेगा ये बात। एग्जाम्पल ऑफ ऑल कॉस्ट दैट आर नॉट एक्सपेंसेस, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट भी एक्सपेंस नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है। ऐसे कई सारे कॉस्ट है रे, सीखेंगे ना धीरे धीरे, हड़बड़ क्या है, सारा नाम आएगा।
ऐसा भी कुछ है सर कि कुछ चीजें जो खर्चे हैं बट आपके कॉस्ट में नहीं आते हैं, बिल्कुल है। वो खर्चे हैं जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना पीएल में दिखा रहा है। इस लाइन से कई बार ऐसा लगता है ना कि पीएल में जो डेबिट हो रहा है वो सारा एक्सपेंस है। तो जितना आइटम पीएल में डेबिट हो रहा है क्या सब, जैसे मैंने क्या बोला, कॉस्ट नाम का एक पेड़ है, उसका एक पत्ता है, उस पत्ता का नाम है मान लो एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस सारे जितने भी होते हैं वो पीएल में डेबिट होते हैं यदि, तो पीएल का डेबिट में जो भी एक्सपेंस है क्या सब का सब कॉस्ट है क्या? अभी तक तो यही बात समझा, ऑल एक्सपेंसेस आर कॉस्ट बट ऑल कॉस्ट आर नॉट एक्सपेंसेस। तो ये कॉस्ट का जो बगीचा है, इस बगीचा में आपका एक पत्ता का नाम है एक्सपेंस, और एक्सपेंस मतलब पीएल में जो डेबिट हो रहा है। तो मेरा सवाल है क्या पीएल में जो जो डेबिट हो रहा है वो सबका सब फिर कॉस्ट होगा क्या? ठीक है। एक्सपेंसेस आर दोज आउटफ्लोज हुज बेनिफिट हैव बीन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू पीएल बट ऑल कॉस्ट मे नॉट बी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। नाउ सवाल क्या है कि पीएल में जो जो डेबिट हो रहा है क्या वो सबका सब एक्सपेंस है? यस, वो एक्सपेंस है। तो क्या वो कॉस्ट का भी पार्ट होगा? क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कॉस्ट के पेड़ का एक हिस्सा एक्सपेंस। तो इसी में एक पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग का कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ना अपना कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इसका अपना कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे ये सारा चीज को कॉस्ट मानता है। क्या क्या चीज को कॉस्ट मानता है। और जब आप पीएल बनाते हो तो पीएल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से बनाते हो, उसका अपना प्रिंसिपल्स है, वो अपने प्रिंसिपल्स से चलता है और उससे वो पीएल बनवाता है। तो इसलिए पीएल के डेबिट में जरूरी नहीं है कि खाली एक्सपेंस ही आते हैं। पीएल के डेबिट में कई सारे ऐसे आइटम आते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नियमों के कारण आ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो आपका एक्सपेंस हो। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये एक तरह का पीएल डेबिट आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नियम कायदे के हिसाब से आते हैं। ऐसे कई सारे आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है मेरा पीएल में डेबिट करो। तो पीएल का डेबिट में जितना आइटम है सब एक्सपेंस नहीं होता, और भी बहुत सारा चीज आता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना पीएल में डेबिट करो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कई सारा आइटम पीएल में डेबिट ऐसा होता है जो आप लोग भले ही उसको एक्सपेंस बोलते होंगे नॉर्मल बोलचाल में, बट कॉस्ट नहीं मानता कि वो मेरे लिए कॉस्ट है। तो प्रिंसिपली कुछ आइटम्स हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट में डाल दिए, उसको हम लोग पीएल में डेबिट देख सकते हैं, बट वो आपको कॉस्ट में अपना लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अलग है देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट सब्जेक्ट में अगर दिख भी जाता है ना, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्या क्या आइटम है सर? जैसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है ये आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते होंगे। सिंकिंग फंड बेसिकली मेरे को पता है भविष्य में एक बहुत बड़ा लायबिलिटी आने वाला है, तो हम अपना प्रॉफिट से कुछ रुपया उस लायबिलिटी के लिए जमा करते रहते हैं। जैसे कि मेरे को पता है मेरे को 10 साल बाद अपना एक मशीनरी रिप्लेस करना है, एक साथ इतना रुपया उस समय आएगा नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा रुपया, तो हर साल कुछ रुपया उसके लिए जमा करते रहते हैं। एक तरह से गुल्लक बोल सकते हो जिसमें आप अपना फ्यूचर का एक सेविंग्स कर रहे हो। तो वो कोई भी रुपया आप सेट असाइड करो जो पीएल में डेबिट होना अलाउड है, बट वो कॉस्ट नहीं है। किसी डिविडेंड पेड कॉस्ट नहीं है, टैक्सेस ऑन इनकम और प्रॉफिट्स कॉस्ट नहीं है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ कॉस्ट नहीं है, कुछ एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्लांट बैड डेट्स वो सब अलाउड नहीं है, गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली चार्ज टू रेवेन्यू, कोई बात पहले कोई कैपेक्स किया धीरे धीरे उसको रेवेन्यू पे चार्ज कर रहे हो, उसको कॉस्ट में चार्ज करना अलाउड नहीं है। डोनेशन अलाउड नहीं है। वैसे ही लॉसेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ कंपनीज ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डैमेजेस पेबल, पेनल्टीज, losses due to scrapping of machinery, remuneration paid to proprietor in excess of fair reward of services rendered। फिर कोई इनकम भी ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल का क्रेडिट में अलाउड है बट कॉस्ट में वो इनकम बोल के अलाउड नहीं है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। कॉस्ट में एक ही इनकम अलाउड है जिसको अपने बोलते हैं सेल्स, और एक दो स्क्रैप सेल्स, सेल्स और स्क्रैप सेल्स ही खाली अलाउड है, बाकी यहाँ पे कॉस्ट में कोई और इनकम अलाउड ही नहीं। तो किसी भी तरह का आपका पीएल का क्रेडिट में इनकम घुस रहा है ये सब, तो ये सब भी आपका अलाउड नहीं है कॉस्ट में कंसिडर करना। कुछ और भी आपका एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस आपका होता है तो वो भी आपका कॉस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता। तो सर अल्टीमेटली इतना सारा लिस्ट बता दी, कंसिडर नहीं किया जाता तो किया क्या जाता है? तो इसको छोड़ के बाकी सब किया जाता है, सिंपल। सर और कुछ अच्छे से समझा दीजिए ना। हाँ, कॉस्ट बोलता है कि मैं इंक्लूड करूंगा सिर्फ और सिर्फ वो आइटम्स जो प्योरली ऑपरेटिंग नेचर का है। ऑपरेटिंग नेचर का मतलब होता है वो आइटम्स ऑफ आउटफ्लोज जो हमारे प्रोडक्शन या फिर सर्विस रिलेटेड जो एक्टिविटी है उससे जुड़ा हुआ है, और जो हमेशा लगता है, जो लगते रहता है। इनकर्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इनकर्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्या बोलेंगे? इनकर्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स which are of operating nature, which are connected with your production or service activity, which we also called as main activity। जैसे मेरे एसजीसी का मेन एक्टिविटी क्या है? पढ़ाना, तो उससे जुड़ा हुआ, मेन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ खर्चा incurred under normal circumstances। अगर कुछ भी अनहोनी हो गई उसके कारण कुछ कॉस्ट लग गए जिसको हम एबनॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। हालांकि बोलने के लिए एबनॉर्मल के बाद भी कॉस्ट ही वर्ड डाला है तो उसको भी कॉस्ट से संबोध कर रहे हैं, बट हम लोग अपना जो कॉस्ट इंक्लूड्स मतलब बोलते हैं भाई, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर आप इनकॉर्पोरेट करो तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, वर्ड कॉस्ट जनरली कई जगह यूज हो सकता है, ठीक है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट का बात अपने करते हैं उस कॉस्ट में वही खर्चे आएंगे जो हमेशा लगते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जो लगते हैं। अब एक बस चलाने वाला का नॉर्मल सर्कमस्टेंस में बस चलाता है तो क्या क्या कॉस्ट लगता है? ड्राइवर का सैलरी, कंडक्टर का सैलरी, उनका कमीशन, फिर मान लीजिए डीजल का कॉस्ट, गैरेज का कॉस्ट, बस मेंटेनेंस कॉस्ट, बस का रोड टैक्स, बस का इंश्योरेंस, बस का साफ सफाई, टिकट प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है। बट अगर बस चलाते चलाते वो कहीं जाके जो उसको भिड़ा देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण बस का बड़ा रिपेयरिंग को कॉस्ट आ जाता है, तो ये एक्सीडेंट वाला कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? आंसर इज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं लगता है। मैं अपना जिंदगी का एक इंस्टेंस बताता हूं। बचपन में जब थोड़ा सा हिम्मत आया कि मम्मी लोग बोली जाके अपने से बाजार करके आओ, कहीं हमारे घर से 2 स्टॉप के दूर पे एक शॉप होता था, वहां से घी लाने भेजा गया था, ठीक है। तो जाने का जितना भाड़ा और आने का जितना भाड़ा बस उतना ही पॉकेट में दिया गया, और घी के लिए कितना रुपया लगेगा एग्जैक्ट उतना ही रुपया दिया गया था, कोई एक्सेस नहीं था, ठीक है। तो बता दिया गया था यही बस देख के चढ़ना और यही बस से वापस आना, पूरा इंस्ट्रक्शन सारा बताया हुआ था, उसी को फॉलो करते हुए गए। उसमें कोई फ़ोन वोन भी नहीं था, क्लास 7 या 8 की बात होगी, अकेले ज़्यादा कभी जाते नहीं थे, बट 7-8 के थे तो मम्मी लोग बोला चलो ट्रेन करो इनको। तो गए बाजार। क्या हुआ, एक इंसिडेंट, बस में बैठे, ऐसा ही सीट पे बैठे कि फट से उतर पाएंगे, फट से चढ़ पाएंगे, चढ़ते ही जो नियरेस्ट सीट था वहाँ पे बैठ गए थे, नज़र रखे हुए थे कंडक्टर के ऊपर कि वो ये जगह जैसे ही बोलेगा वैसे ही उतरना है, ठीक है। तो फिर अचानक क्या देखे कि थोड़ा सा आगे बस गया नहीं कि उसको पुलिस बुला लिया। पुलिस बुलाया तो मैं देखा कंडक्टर अपना हाथ से कुछ पैसा निकाल के पुलिस को दे रहा है। वो सीन देखते ही मैं घबरा गया। मैं क्या सोचा कि अभी बस में तो ज्यादा लोग नहीं है, इसका हाथ से पैसा लगा है,
और अब ये वापस आके अगर मेरे से रुपया मांगा कि एक एक पैसेंजर के कारण इतना रुपया लग गया, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा है ही नहीं। मैं छुपने लग गया, लिटरली मैं हाइड करने लग गया, मैं छुपने लग गया। अरे देख नहीं ले मेरे को कि मेरे पास एक्स्ट्रा रुपया है नहीं। और फिर मैं देखा कि जल्द से जल्द उतर जाऊं, पहले ही उतर जाऊं, पहले उतर जाऊं, जो स्टॉप है थोड़ा पैदल चल लेंगे, अगर मेरे को ऐसा फील होने लग गया। बट फिर क्या हुआ, वो कंडक्टर ऊपर आया, चुपचाप खड़ा हो गया, किसी को कुछ नहीं बोला। मैं देखा कि अगर मांगे तो पहले किसी और से मांगेगा, मेरे से पहले न मांगे। बट वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। और देखते देखते मैं देखा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, लिटरली देखो पैसे लगे लेकिन मांगा नहीं आके। बोला क्या सही आदमी है, तो बढ़िया आदमी है। सोच के मैं अपना स्टॉप आया तो मैं उतर गया। उस समय की नादानी सोचो। और अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लिए तब उसको अब रिकॉल करता हूं कि हाँ ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ था। तो क्या था वो, क्यों पैसे नहीं मांगा ऊपर आके? इसलिए नहीं मांगा क्योंकि कॉस्ट का जो इंडस्ट्री रूल्स है, ट्रेडिशन है, देखो ना यहाँ पर, हाँ ट्रेडिशन यहाँ पे मैंने लिखा था ना आपको, दिस इज ड्यू टू ट्रेडिशन, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, कि जो खर्चा आपका मेन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, हालांकि वो फाइन मेन एक्टिविटी से ही जुड़ा हुआ है, बट वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं लगता है, वो उसकी ड्राइवर की कोई गलती के कारण लगा, तो कस्टमर से वो चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये ट्रेडिशन बन चुका है। अगर वो आके मांगता तो भी क्या कोई पैसेंजर उसको दे? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कभी मांगा भी तो नहीं, कभी उसने मांगा भी तो नहीं ना। इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। सो कॉस्ट यही चीज को इंक्लूड करता है दोस्त। ऐसे तो और भी पढ़ाई है, मैं चाहता हूं आज की पढ़ाई में एक बार यहां पे रोक दूं और आपको थोड़ा सा विराम दूं। सिलसिला जारी रहेगा और भी इंटरेस्टिंग बातें होती रहेंगी। आज मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाया है। आपको वैसे 6 और 7 भी इनडायरेक्टली समझा दिया, 8 भी इनडायरेक्टली समझा दिया, 6, 7, 8 भी समझा दिया। ये आप सेल्फ रीडिंग में कर सकते हैं। कॉस्टिंग माने बस कॉस्ट को एस्टिमेट करने का तरीका। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हो एक कायदे से, एक सिस्टमैटिक अप्रोच से। और कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गया पूरा all systems that you need to know to do cost accounting. cost accounting सिस्टमैटिक तरीका, कॉस्टिंग बस तरीका, और कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब पूरा होल सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब पूरा होल सब्जेक्ट, ठीक है, होल ऑफ सब्जेक्ट का बात है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ऑलराइट, सो कॉस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। थोड़ा डेफिनेशन टेक्निकल सीमा का भी दिया हुआ है। सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन का इंस्टीट्यूट है, तो उसका भी डेफिनेशन है। उसका जो भी बात है वो सब डेफिनेशन बन जाता है कोर्ट्स में। इसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग का बात लिखना पड़ेगा और एक सिस्टमैटिक तरीका है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। और अकाउंटेंसी पूरा आपका आर्ट है जो कॉस्ट अकाउंटिंग करना सिखा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment of profitability. It includes presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. Costing is just a process, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज a systematic process, सिस्टमैटिक, जिसमें आपको पीरियोडिक प्रॉपर रेगुलर इंटरवल में काम करते रहना पड़ेगा। और कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली होल ऑफ सिस्टम का बात है, द होल सिस्टम ऑफ यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑफ यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू एक्चुअली अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। जो भी आप उद्देश्य से कॉस्ट अकाउंटिंग करना चाहते हैं
उसका पूरा जो बुके है ना वो पूरा कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाता है, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ऑलराइट, तो दोस्तों आज मैं यहीं रुक जाऊंगा। आई होप आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और आगे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, पढ़ाई है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये सब ऐसे हैं जो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले दिन, आप बने रहिएगा साथ में। आज यहीं पर रेस्ट लेते हैं, आप ये नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और फिर इस नोट्स से हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। अच्छा, नोट्स जिनका अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है कैसे करना है, वेबसाइट में जाना है, लॉगिन कर लेना है, माई कोर्सेज में जाना है। माई कोर्सेज में जाकर मैं फिर से दिखा दे रहा हूं नोट्स कैसे डाउनलोड होना है। लॉगिन हटा दिया मुझे, फिर से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके माई कोर्सेज में जाएंगे और माई कोर्सेज से लॉगिन ही नहीं हो रहा अभी तो। खैर आप समझ गए होंगे, माई कोर्सेज से जाके ये कोर्स का नाम खोज लीजिएगा। ये कोर्स वेबसाइट में अगर देखना है तो अभी आवर इनिशिएटिव में भी डाला हुआ है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एक्सेल, यहीं पे बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, एफएम, ये सब कोर्स आपको खोजने हैं। अच्छा, लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद माई कोर्स में जाना है। ठीक है, माई कोर्स में आपको क्लास स्लाइड ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए माई कोर्स में आगे बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग आपको दिखेगा, फिर व्यू क्लास स्लाइड्स में जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है, और लिंक नहीं है तो आपको लिंक चाहिए नहीं अलग से, आप एसजेसी वेबसाइट में जाइए, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग नाम का कोर्स को खोजिए, फ्री कोर्स है, उसमें इनरोल कर लीजिए। इनरोल करके माई कोर्सेज से जाके नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रख लीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।